हम लोगों ने इससे पहले 2025 कर लिया है, 2024 का प्रीवियस ईयर कर लिया है, 23 का भी कर लिया है और 22 का भी कर लिया है। अब हम लोग करने जा रहे हैं 21 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देखते हैं इसको अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड प्लस नॉलेज के बेसिस पे इस पेपर को क्रैक किया जाएगा। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। The governor of RBI is appointed by the central government. Certain provision in the Constitution of India give central government the right to issue direction to the RBI in public interest. Governor of RBI draws power from RBI. ये कह रहा है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो RBI के गवर्नर को अपॉइंट करती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपको देखना ये वाला स्टेटमेंट, सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीएससी यहाँ पे खेलती है। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये जो स्टेटमेंट रहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सर्टेन प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर आपको सतर्क रहना है। ये आपको 90% चांसेस गलत होने के रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। और आरबीआई जो है, गवर्नर जो है आरबीआई का, वो आरबीआई एक्ट से पावर ड्रॉ करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्या होगा इसका आंसर 1 और 3। सेकंड देखते हैं, कैजुअल वर्कर को लेके है ये क्वेश्चन, एम्प्लॉयड इन इंडिया। अब इसमें कौन सा सही है? ऑल द कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल्ड टू ईपीएफ। जितने भी कैजुअल वर्कर हैं इंडिया में वो सब ईपीएफ कवरेज के अंदर आएंगे, ठीक है। ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल्ड फॉर द रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। ओके दोस्तों, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये कि गवर्नमेंट कैन बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट। देखो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल करके उसके पास बहुत सारा पावर है, वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट खुद अपना पावर बढ़ा सकती है, दूसरे पावर को घटा सकती है। हाँ, भले बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके ऐसा हो जाए कि वो उसको रोक दिया जाए, बट गवर्नमेंट कैन बाय ए नोटिफिकेशन वो कर सकती है, उसका पावर होता है करने को। ये आप मान सकते हो, ये इसमें सही हो। दूसरी बात ये कि ओनली थ्रू द बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि आपको बैंक अकाउंट से ही पे करना है। तो इससे क्या होगा? टैक्स इवेजन नहीं होगा, हर पैसे पे मॉनिटर किया जाएगा और जो है सिस्टम को स्ट्रांग रखा जाएगा, तो देश की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इससे क्या है कि मतलब इसमें क्या है ना कि आपको ये सही मान के चलना पड़ेगा। दूसरी बात ये, ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। हमारे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, तब से ही एक बात हमेशा चली है कि एक रेगुलर वर्किंग आवर होना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा काम कोई भी वर्कर कर रहा है ना किसी कंपनी में, तो उसको ओवर टाइम पेमेंट मिलना चाहिए। तो ये प्रावधान भी बहुत सही लगता है। और ये देखो, ऑल कैजुअल वर्कर इंटाइटल्ड फॉर द ईपीएफ कवरेज, नहीं, देखिए दोस्तों इसमें क्या है ना कि आपको यहाँ पे थोड़ा नॉलेज लग जाएगा, यहाँ पे नॉलेज लग जाएगी ये कि ऑटोमेटिकली सभी कैजुअल वर्कर ईपीएफ कवरेज के अंदर लागू नहीं होते हैं, बल्कि कोई इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट में मिनिमम 20 मेंबर काम कर रहे हैं, वहीं पे ईपीएफ कवरेज लागू होता है। तो ये 1 को काट दीजिए, तो क्या होगा 2 और 3 होगा, ठीक है। 3 देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। अच्छा, अब मंदी आ गई है तो उस समय में क्या स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। मंदी आ गई मतलब पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, सिस्टम ठप बैठा है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर टैक्स रेट को कट कर दिया जाए, ठीक है, अकॉम्पनी बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर पब्लिक प्रोजेक्ट, इंक्रीज इन टैक्स रेट अकॉम्पनी बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। सबसे पहली बात कि टैक्स रेट अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे पैसे जो है और मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। तो मनी सप्लाई अगर कम हो गया तो आपका जो मंदी आया हुआ है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, अगर आप रिडक्शन ही मतलब एक्सपेंडिचर ही खर्च कम करोगे तो फिर मनी सप्लाई रुक जाएगा, और मनी सप्लाई रुकेगा तो फिर क्या होगा कि फिर आप रिसेशन पीरियड से बाहर नहीं आ पाओगे। देखो यहाँ पे बेस्ट है ना कि सबसे पहली बात कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर होगा। अगर सरकार एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करती है ना, तो सबसे पहली चीज़ कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा,
प्लस जॉब क्रिएट होगा, लोगों के पास पैसे जाएगा और हमारे इकोनॉमिक रिसेशन से हम बाहर आ पाएंगे। और इंटरेस्ट रेट आप कट करते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ कि इंटरेस्ट कट होने से किसी इंडिविजुअल को ही फायदा होता है जो लोग कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जॉब क्रिएशन तो नहीं होगा। तो क्या होगा, 3 का बी होगा। 4 देखते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ, मतलब कि सीधा सीधा ये कह रहा है कि गुड का जो डिमांड है ना वो कब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कब इंक्रीज देखते हैं। मैं कह रहा हूँ आप ना सीधा 4 देखो, प्राइस जब फॉल कर जाएगा किसी भी गुड का तो क्या होगा, तो डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो 4 तो होगा। 4 ये कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं इस 3 में से कौन सा होगा। प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज। ओके, जैसे मान लो कि एक है रिबॉक का शूज़ और एक है आपको नाइकी का शूज़, और अगर रिबॉक का दाम अगर काफ़ी बढ़ गया ना तो क्या होगा, लोग नाइकी की तरफ जाएंगे। अगर नाइकी के दाम काफ़ी बढ़ गया तो लोग रिबॉक की तरफ जाएंगे। तो क्या होगा, ये सही होने का चांस है। तो 1, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट वो गुड्स होते हैं जो साथ में चलते हैं, जैसे मान लो कि पिज्ज़ा हो गया, नहीं जैसे मान लो बर्गर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेट्रोल हो गया, बाइक हो गया। तो पेट्रोल का अगर दाम बढ़ गया ना तो क्या होगा, बाइक का दाम क्या होगा, पेट्रोल का दाम अगर काफ़ी बढ़ गया तो बाइक इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा कि कॉम्प्लीमेंट का दाम अगर बढ़ गया ना तो क्या होगा, डिमांड पे असर आएगा। कॉम्प्लीमेंट का दाम अगर बढ़ जाएगा तो बल्कि डिमांड पे कम असर आएगा, मतलब डिमांड नहीं होगा उस वस्तु का। तो क्या होगा, ये तो नहीं होगा। द गुड ऑफ द इन्फीरियर, द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। अच्छा, गुड अगर इन्फीरियर गुड है और आपका अगर मतलब तनख्वाह बढ़ गया तो क्या होगा देखते हैं। पहले आप बिलसेरी का पानी पी रहे थे, ठीक है, अब आप पैसा कमाने लगे हैं तो आप बिलसेरी पियेंगे नहीं, बिल्कुल आप बिस्लेरी पियेंगे। तो यही चीज़ होती है। बिलसेरी एक इन्फीरियर गुड था, बिस्लेरी एक ब्रांड है। आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप बिस्लेरी पियेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1 एंड क्या होगा, 1 1 3 1 एंड 4 होगा ना। हाँ, तो ये भी नहीं होगा ना। इन्फीरियर गुड क्या होगा, अगर मतलब कि आपकी अगर तनख्वाह बढ़ गई है तो आप इन्फीरियर गुड की तरफ नहीं जाएंगे, आप क्या किसकी तरफ जाएंगे, ब्रांडेड गुड की तरफ जाएंगे। तो 1 एंड 4 होगा इसका आंसर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अच्छा, लोकल बोर्ड करती है रेगुलेट या फिर आरबीआई करती है रेगुलेट, इस पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, दे कैन इशू इक्विटी शेयर, बिल्कुल बैंक जो है वो इक्विटी शेयर इशू करती है। दे वेयर ब्राउट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ 1966। ठीक है दोस्तों, आप इसी ध्यान रखना, कभी भी यूपीएससी यहाँ पे ऐसे गलती नहीं करती है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ना तो यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन 1934 कर देगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1955 कर देगी। अगर उन्होंने लिखा है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो डेफिनेटली वो 1949 सही होगा ही होगा, उसमें कोई ये वाली बात नहीं होती है। तो इसका जो होगा ये गलत है दोस्तों, फैक्ट आ गया यहाँ पे आरबीआई करती है इसको और साथ में एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये दोनों सही होगा। तो 2 एंड 3 इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6 देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इन्फ्लुएंस बाय। अब देखो यहाँ पे दिया है इन्फ्लुएंस बाय, इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा। तो आपको पता है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ ना कि आपका लाइफ किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा, आप लिस्ट बनाओ तो पता नहीं आप कितना कितना लंबा लिस्ट बना दोगे, बहुत लंबा लिस्ट बना दोगे। और अगर आपका लाइफ किसी मतलब 0.1% से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है ना तो आप इन्फ्लुएंस तो हो रहे हो ना, चाहे 90% से हो, चाहे आपका 99% से हो, चाहे 0.1% से हो। इन्फ्लुएंस का मतलब इन्फ्लुएंस होना होता है, चाहे आप 0.1% से क्यों हो। जब भी यूपीएससी ऐसे दे देना स्टेटमेंट, इन्फ्लुएंस दिस थिंग्स आर इन्फ्लुएंस बाय, आँख बंद करके 1 2 3, आँख बंद करके 1 2 3 मारना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट, अब देखते हैं क्या है। एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व से क्या इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड ये होगा, बिल्कुल होगा। एक्शन ऑफ द आरबीआई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इंटरेस्ट रेट घटा दो बढ़ा दो तो बॉन्ड यील्ड तो इफेक्ट होता ही है कहीं ना कहीं। इन्फ्लेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ठीक है, होता है, इंटरेस्ट से घटा दो बढ़ा दो उससे तो इफेक्ट होता ही है। ठीक है, तो 6 का क्या होगा, डी होगा। 7 देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि एफडीआई, ये आपको कंप्लीट आ गया नॉलेज बेस्ड। ठीक है, अब एफडीआई जो है वो इंक्लूडेड किस चीज़ में है, तो आपको पता है एक चीज़, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पता है क्या,
कि एनआरआई डिपॉजिट जो होता है ना वो एफडीआई में नहीं आता है। एनआरआई डिपॉजिट डजंट कम्स अंडर एफडीआई, ठीक है। ओके, तो 4 काट दीजिए, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, ठीक, एफडीआई में आएगा दोस्तों, ठीक है। और कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है, जिसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, यूपीएससी इस चीज़ को बहुत क्लियर करके दे रहा है कि विद सर्टेन कंडीशन, विथ सर्टेन कंडीशन बहुत क्लियर कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होने का चांस रहेगा। तो क्या होगा 1 2 3, आप ऐसे भी पकड़ सकते हो 1 2 3। और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट तो वो एफडीआई के अंदर आता ही आता है, तो इसका क्या होगा, तीनों होगा। 8 देखते हैं, ये कह रहा है कि इफ अब डिवैल्यूशन, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी दैट इज नेसेसरीली, इस वर्ड को ठीक से देखिएगा दोस्तों, नेसेसरीली यहाँ लिखा हुआ है, क्या होगा, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉर्म। बिल्कुल, अगर मान लो कि पहले $1 इजकल टू ₹90 था, अभी मान लो 90 है, अगर $1 इजकल टू ₹100 हो जाए, तो क्या हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का और फॉरेन मार्केट में बढ़ेगा। बिल्कुल, अमेरिका मान लो पहले $1 में वो ₹90 का भारतीय सामान खरीदता था, अब वो $1 में ₹100 का भारतीय सामान खरीदेगा, तो 100 में डेफिनेटली ज़्यादा सामान आएगा। ज़्यादा सामान आएगा तो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी उसको बढ़ावा मिलेगा और कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम मतलब इम्प्रूव कर जाएंगे। बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन हम एक्सपोर्ट जब भी डिवैल्यू करता है करेंसी, तो एक्सपोर्ट को बेनिफिट होता है पर इम्पोर्ट को बेनिफिट नहीं होता है, उसको लॉस होता है। नेसेसरीली तो ये डेफिनेटली होगा। इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू, देखिए दोस्तों, आपका अगर करेंसी डिवैल्यू कर गया ना, तो आपका फॉरेन वैल्यू मतलब तो क्या कह रहा है कि बढ़ेगा नहीं, फॉरेन वैल्यू बढ़ता नहीं है, ये घट जाता है फॉरेन वैल्यू। तो ये क्या होगा, 2 तो आपका गलत हो गया, ठीक है, 1 सही हो गया। इंप्रूव इन ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस कैसे इंप्रूव होगा दोस्तों, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करने के लिए आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में आपको बैलेंस रखने की जरूरत होती है। अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गया, या फिर एक्सपोर्ट घट गया, फिर एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट घट गया, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसका 1 ही होगा, ओनली 2 3 तो नहीं होगा, तो ओनली 1, ठीक है। अब हम देखते हैं 9, देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन मेन काउज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ब्लैक मनी क्या है दोस्तों, ब्लैक मनी वो मनी है जिसपे आपने टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है। तो टैक्स पे नहीं किया है तो क्या, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं गया, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं गया तो क्या, गवर्नमेंट का जो खुद का जो खाता है मान लो उसमें कम पैसे रहेंगे, तो कम पैसे रहेंगे तो ये जो है देश के लिए, देश की जीडीपी के लिए, देश के ग्रोथ के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखते हैं क्या है ब्लैक मनी, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ द रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट लग्जरी हाउसिंग, ठीक है। ये लिमिटेड है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो ये मतलब कि ये ब्रॉड नहीं है, ये शॉर्ट हो गया, मतलब छोटी छोटी बातें ये कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, परचेज ऑफ द प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी, गोल्ड, अगर आप ये खरीद रहे हो तो क्या क्या होगा, ब्लैक मनी के अंदर आएगा नहीं। लार्ज डोनेशन टू द पब्लिक पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, बिल्कुल क्या होगा, आप टैक्स इवेड कर रहे हो, तो एक तो ब्लैक मनी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, और दूसरी बात ये कि अगर टैक्स नहीं दे रहे हो तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर का लॉस हो रहा है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा दोस्तों, यही होगा, ठीक है। ओके, 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, सबसे इन्फ्लेशनरी कौन सा होगा, ठीक है। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी मात्रा में बढ़ जाना, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लो कि एक कार वाला है ना, ठीक है, और दुनिया में बस एक ही कार वाला है, और ख़रीदने वाले एक आप हैं, एक मैं हूँ, हम मेरे पास 1 लाख है, आपके पास 1 लाख है, तो इस कार का जो प्राइस होगा ना वो 1 लाख से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास 5 लाख रुपये आ गए और मेरे पास 2 लाख रुपये हैं, तो मैं इस 2 लाख में कार नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि आप जो है वो 5 लाख देने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। तो इस जो ये जो कार था, कभी ये 1 लाख में मिल रहा था, अब ये 5 लाख में बिक रहा है, तो कैसे हुआ, ये आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए, सरकार ने आपको पैसे ज़्यादा दे दिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, अगर मनी को प्रिंट कर दिया जाए और मनी को बांट दिया जाए, तो जहाँ जो सामान आपको 1 लाख में मिल सकता था, वो आज आपको आपके पास पैसे आने की वजह से वो सामान क्या हो गया, आपको काफ़ी महंगा हो गया। तो उससे बेस्ट यही होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी जो है ये आपको काफ़ी इन्फ्लेशनरी
इसका प्रभाव होता है, इंटरेस्ट इफेक्ट होता है, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू हैंड्स, अब बैंक से बोरो कर रहे हो तो नहीं, ये भी नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू, नहीं, पब्लिक से कोई बोरो कर रहा है तो नहीं होगा। पब्लिक से बोरो कर रहा है तो वहाँ तो और इन्फ्लेशन के क्या होगा, कम ही हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई, मनी ही कम हो गया मार्केट में, मतलब पब्लिक के पास, ठीक है। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट ये नहीं होगा। तो बेस्ट क्या होगा दोस्तों, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी बहुत इन्फ्लेशनरी होता है, इस बात को ध्यान रखना है। 11 देखते हैं, मनी मल्टीप्लायर। देखो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है ना, कि आप जो है ना, मतलब आप अपने पैसे को पॉकेट में रहने की वजह से ना, आप इस पैसे को ना बैंक में दे दिए। अब बैंक क्या किया, इसको CRR SLR के तौर पे कुछ पैसे को रखा, मान लो 100 रुपये आपने दिया, इसको CRR SLR के तौर पे कुछ रखा। उसके बाद इसने क्या किया ना, पैसे को फिर किसी को लोन दे दिया, लोन दे दिया, तो यहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट अब मिल रहा है, तो फिर इस पैसे को क्या किया, फिर किसी को लोन दे दिया, फिर वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, इकोनॉमी में मनी रन कर रहा है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा होगा। इंक्रीज इन CRR को इंक्रीज कर दोगे तो क्या मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, नहीं। इंक्रीज इन SLR, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बिल्कुल। बैंकिंग हैबिट अगर अच्छा हो, पॉपुलेशन से क्या ही मतलब है, पॉपुलेशन से क्या है मतलब, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा, नहीं। बैंकिंग हैबिट अगर आपका अच्छा हो जाए ना, आप अगर पैसे को अपने पॉकेट में रहने को बजाय, घर में रखने को बजाय बैंक में रखोगे ना, तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो 11 का क्या होगा, C होगा। 12 देखते हैं, विथ रिफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गया है, ठीक है, और उसका जो सप्लाई है ना वो कम ही है, पर डिमांड काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो अब देखते क्या है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब आता है, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी मार्केट में बढ़ गया, तो ये होगा। फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब एक्सपेंडिंग है, या फिर आप टैक्स रेट को कम कर दिए हो, टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये भी होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ दोस्तों, खैर ये 5 ऑप्शन है, आप डायरेक्ट ना 5वें पे आओ। अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाए ना, अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देगी, तो क्या लोग लोन लेना चाहेंगे, लोग लोन लेना नहीं चाहेंगे। तो पैसे मार्केट में मतलब जो है ऑलरेडी वो कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसे कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो डिमांड होगा, लोग क्या लोग डिमांड करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं आएगा। तो 5 को आप काटो ना तो डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे, 1 to 4, हायर परचेजिंग पावर क्या होगा, 1 to 4 होगा। तो बस यही आपको ध्यान देना है कि एक स्टेटमेंट भी ठीक से पकड़ा गया ना तो क्वेश्चन बन जाता है। 13 देखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू द डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेबिट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है, कर सकता है। कैन इन्वेस्ट, मैंने कोई चीज़ बताया था ना, अगर स्टेटमेंट लिबरल हो, अगर स्टेटमेंट जेनरिक हो, तो उसका सही होने का चांस जो है वो मैक्सिमम होता है। अगर स्टेटमेंट में फैक्ट आ जाए, अगर स्टेटमेंट में कोई UN की बॉडी आ जाए, अगर स्टेटमेंट में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, अगर स्टेटमेंट में कोई पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आ जाए, तो उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो ठीक है, कैन इन्वेस्ट कर सकता है, रियल इन्वेस्टर कर सकता है, ट्रेजरी बिल में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेबिट बॉन्ड में कर सकता है। सेकंड देखते हैं, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है फिर किसी और का है। तो 1 तो सही होगा दोस्तों, तो 1 सही होगा तो चलो फिर ये देखते हैं। ये तो यहाँ पे एक आपको फैक्ट मिला कि RBI है या फिर कुछ और है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रोमोटेड बाय द RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे 2 चीज़ आया है, एक RBI आया है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया है। यहाँ पे एक फैक्ट है, यहाँ पे 2 फैक्ट है। इनकरेक्ट होने के चांसेस आपको इसमें ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्ट पूछा है। अब यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या फिर सेबी है या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 को आप कट कर सकते हो, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर भी अगर आप RBI पे रुक जाते हो तो फिर भी आपका 50-50 का चांसेस रहता है, तो आप यू कैन टेक द रिस्क यहाँ पे। तो इसका क्या होगा, स्टेटमेंट 1-2 होगा। इस तरीके से जो है दोस्त आप सवाल को बना सकते हो। 14 देखते हैं, वाटर क्रेडिट को लेकर ये क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर क्रेडिट क्या है। अब मुझे नहीं पता वाटर क्रेडिट, कौन लोग वाटर क्रेडिट पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है।
एक एक बात होती है ना, को कहते हैं कि दी हार्डर दे लुक द ईजियर दे फॉल, इस टाइप का स्टेटमेंट है कुछ। तो यही है कि आप देख लो ना कि ये वाटर ग्रिड कोई पढ़ के नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी टफ लग रहा है, तो लेकिन आपको इसको सही करना ही करना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो यहाँ पे यूएन की बॉडी होती है, ये फैक्ट काफ़ी रहता है, तो इनक्रेडिट होने का चांस ज़्यादा रहता है। देखो वाटर क्रेडिट इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, ठीक है, ठीक है। इसी के बाद और यहाँ क्रेडिट के बाद तो कर सकता है। इट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजेस ऑफ द WHO एंड वर्ल्ड बैंक। अब 2 फैक्ट आ गया, अब ये 2 फैक्ट आ गए दोस्तों, यहाँ पे रहना है सावधान। इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज, ठीक है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। एम ठीक है, वाटर ग्रिड का एम होगा कि हाँ कि वो पुअर पीपल को वाटर के नीड को मीट करना है। ये स्टेटमेंट सही होने का चांस कम है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यूएन का बॉडी है। दूसरी बात कि यहाँ 2 यूएन की बॉडी है, तो फैक्ट यहाँ बढ़ गया है, तो 2 को काट दो आप, क्या होगा स्टेटमेंट 1-3। तो इस तरीके से लेके चलना है आपको। 15 देखते हैं, 15 क्या है। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यूजुअली रिफर टू द। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है ना, बैंक में अगर वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई, मान लो कि क्राइसिस आ गई है मनी को लेकर के, तो वहाँ पे क्या होता, आरबीआई का काम है कि वो एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट की तरह पे वो आती है और बैंक को बचाती है, ठीक है। लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, नहीं, आरबीआई किसी भी ट्रेड इंडस्ट्री को जो है वो पैसे नहीं देती है दोस्तों, इसको कट कर दो। ये यूपीएससी 2025 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ भी पूछा था कि आरबीआई कहाँ कहाँ से पैसे कमाती है, तो वहाँ भी एक था कि वो प्राइवेट बॉडी करके का ऑप्शन था, तो वो भी नहीं होगा। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग टेम्प्रोरी क्राइसिस, हाँ यही बात मैं कर रहा था कि टेम्प्रोरी क्राइसिस में जो है ना, वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के तौर पे बैंक आरबीआई आती है, उस बैंक को बचाती है, तो 2 तो बिल्कुल सही होगा। लेंडिंग टू द गवर्नमेंट फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, देखो ठीक है वो करती है, लेंड कर सकती है, लेकिन लेंडर एज अ लास्ट रिसोर्ट ना, वो एकदम क्राइसिस के समय आके उसको बचाई है, तो ये नहीं होगा, ओनली 2 होगा। अब 16 देखते हैं, 16 में क्या कर रहा है कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रोमोटिंग एडॉप्शन ऑफ, R2 कोड है ना, R2 यहाँ क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R2 रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, 2 आर आ गया, 1 आर आ रहा है इसमें, रामसार, इसमें तो आर आया ही नहीं। इसमें देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें 1 आर आया है, तो क्या होगा इसका आंसर, यही होगा, बेस्ट होगा। मुझे नहीं पता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस क्या है दोस्तों, लेकिन आपको पकड़ना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, तो यही होगा, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। यूपीएससी आपको नॉलेज तो है ही, लेकिन साथ में आपको एप्टीट्यूड लगाना ही होगा। आप 17 देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, क्या हो सकता है, मैं इसको डी मार के चलूँगा दोस्तों आगे, ठीक है, मैं इसमें डी ही मारूंगा। मुझे अब नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि ये जो है दे में रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट। अब इसमें इस पर यूपीएससी आंसर क्या दी है, यूपीएससी ने जो आंसर दिया है ना, अच्छा इसका आंसर क्या दिया यूपीएससी ने, 2 and 3 ही दिया है शायद, हाँ 2 and 3 दिया है। दे में रिलीज द लीथल क्वांटिटीज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड टू द इन्वायरमेंट, ये अब लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब यूपीएससी ने आंसर क्या दिया है, लेकिन आपको क्या मानना है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ना, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप क्या कहते हैं इसको दिमाग से बना दोगे ना, इसको दिमाग से बना दोगे, तो आगे के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, लेकिन आप दिमाग लगाओगे तो आप ऐसे कुछ मार दोगे, यही वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सब 1 2 3 मारेगा, तो यहाँ पे 1 सबका निगेटिव होगा, तो कट ऑफ विल गेट डाउन बाय 2.67, कट ऑफ फॉल कर जाएगा 2.67 मार्क्स से। लेकिन अगर आप ये मारते हो ना, तो फिर आप तो वो सही कर लोगे, लेकिन आगे 5 गलत कर लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये नहीं है यूपीएससी के आंसर कैसे, दे रिलीज द लिथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द मोमेंट, ये नहीं है, क्या है 2 3 है। कॉपर स्लैग कैन काउज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल इन एनवायरमेंट एंड दे मीन रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल, ठीक है। अब ये देखते हैं 18 देखो दोस्तों, विथ रिफरेंस टू द फर्नेस ऑयल, अब कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट, अब मैं क्या यहाँ पे ये मारूंगा, आंख बंद करके मैं डी मारूंगा, ठीक है। मैं नहीं देखूंगा कि वो फर्नेस ऑयल से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इट प्रोड्यूसेस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है।
सम इंडस्ट्री यूज जनरेट पावर, ठीक है। इट कॉज सल्फर इमिशन टू द एनवायरमेंट, ठीक है, सल्फर इमिशन कर रहा है इंडस्ट्री जो है, जनरेट पावर इसे कर रही है, ये ऑयल रिफाइनरीज का एक प्रोडक्ट है, इसका मैं 1 2 3 मार के ही चलूँगा। अब मुझे नहीं पता, मैं फर्नेस ऑयल को उतने ठीक से नहीं पढ़ा हूँ कि उसका क्या काम है क्या नहीं है, मैं डी ही मारूंगा, ठीक है। अगर मैं दोनों में डी मारता ना तो मेरा क्या होता, इधर तो मुझे 2 मिलता, इधर 0.67 मिलता, तो क्या होता 1.33, मैं पॉजिटिव में ही होता। तो इस तरीके से आपको करना है। अब ब्लू कार्बन को लेकर क्वेश्चन आ रहा है, ओशन, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, एटमॉस्फेयर। आप बताइए ब्लू कार्बन कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल ब्लू है, पानी पानी, ओशन में ही, कार्बन कैप्चर बाय द ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट में जो है वो है क्या ब्लू? नहीं, ओशन में है। 20 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि कैन वी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस ऑफ जी विदाउट सॉइल। इसमें कौन कौन से हैं जो 4 ऑप्शन में जो बिना सॉइल के उग सकते हैं? ठीक है दोस्तों, इसमें तो ये काफ़ी भयानक क्वेश्चन था। इसमें मैं 1 2 अगर 1 2 3 4 दिया नहीं तो मैं तो 1 2 3 4 मारता, लेकिन इसमें जो है मशरूम जो है वो नहीं उगता है। अब पता नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ये मशरूम और फर्न नहीं होता, फर्न तो घास टाइप का होता है। इसका जो आंसर होगा लीचेन और लाइकिन और मॉस होगा। तो 2 और 3 इसका आंसर है दोस्तों। अब बहुत लोगों ने ऐसा कहा था कि भाई मशरूम को मैंने टेबल पे उगाया है, मशरूम को मैंने गोबर पे उगते हुए देखा है, दीवार पे उगते हुए देखा है, तो मशरूम तो होना ही चाहिए। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। इनफैक्ट 90% ने गलत किया था, यहाँ मशरूम से कन्फ्यूज़ हुआ था। लेकिन जो इसका आंसर की है क्या होगा 2 और 3 जो है वो आपको नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट है। अब नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या है कि मच्छर भगाने के लिए जो है वो, इसका जो आंसर होगा आप देख सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। इसका जो आंसर है वो लेमन ग्रास है, ठीक है। कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास और नट ग्रास। तो लेमन का ऐसा काम है ना कि लेमन का काम होता है कि वो मच्छर वच्छर भगाने के लिए भी इस्तेमाल हम घर में करते हैं। अगर आप देखो ना कि वो आप यूट्यूब पे कभी सर्च करना तो उसमें लेमन को जरूर बताया जाएगा कि मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ ओशन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आसान उन्होंने बना दिया है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऑप्शन होता तो यहाँ लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ड्यू टू ऑप्शंस ऐसा है कि ये क्वेश्चन आसान हो गया। सबसे पहली बात कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, दिस इज डेफिनेटली द प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो चलो, और क्या होगा इसका आंसर 1 2 या 2 3? डायटम्स तो पता ही है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा इसका 2 3? ये PYQ ऑलरेडी है अगर आप सोल्व करेंगे तो 2 और 3 साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। 23 देखते हैं, अगेन वेरी रैंडम क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट्स। ओके, तो मतलब कि अगर कोई इसका शिकार करने जा रहा है ना तो ये एकदम रोल कर जाएगा, एकदम रोल करके ये मूव करेगा और खुद को ही प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हेजहॉग एंड पेंगोलिन, ठीक है। तो इसका 1 और 3। पेंगोलिन अभी न्यूज़ में भी था। रीज़न ये है कि चाइना में जो ये कम्प्लीटली चाइना वालों ने इनको पूरा खा ही लिया है पेंगोलिन को। तो चाइना में तो ये ऑन दी वर्ड्स ऑफ ये एक्सटिंक्ट हो गया है, अप्रॉक्स एक्सटिंक्ट होने ही वाला है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जा चुका है। तो इंडिया में लेकिन ये आपको अभी है पेंगोलिन, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था पेंगोलिन ना, इसलिए ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो पेंगोलिन का ऐसा बिहेव होता है कि वो रोल करता है, ठीक है। 24 देखते हैं, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट को लेकर क्वेश्चन। अब मुझे नहीं पता कि व्हाट इज़ दिस, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनाना है देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों कि अगर आप PYQ को आप सोल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि इट इज़ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है, तो ये कम्प्लीटली गलत है। इंटरनेशनल जो डिक्लेरेशन होते हैं ना, वो लीगली बाइंडिंग होने का चांसेस बहुत कम रहता है, बहुत कम। शायद एक ही 2 ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट होंगे, डिक्लेरेशन होगा जो लीगली बाइंडिंग होगा, ठीक है, और वो चांसेस इसका बहुत कम रहता है। तो 3 को आप काट सकते हो, 3 को आप काटेगा तो आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, 1 2 4 एंड 2 5। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ, यहाँ पर आप नॉलेज लग जाएगा, यहाँ पे रिस्क ले सकते हो 50-50 का। इंडिया जो है इसका सिग्नेटरीज नहीं है दोस्तों, इंडिया इसका सिग्नेटरीज नहीं है। इसका आंसर क्या होगा 1 2 एंड 4 होगा, ठीक है। अब ये तो बाकी ये सही है। इट वॉज फर्स्ट इंडोर्स एट यूनाइटेड नेशन समिट इन 2014। इट इंडोर्स द ग्लोबल टाइमलाइन टू इन द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। नॉर्मल स्टेटमेंट है, फॉरेस्ट का यहाँ बात कर रहा है और यहाँ पे ये बात फॉरेस्ट लॉस का बात हो रहा है, तो ये होगा ही होगा। इट इज़ इंडोर्स बाय द गवर्नमेंट, बाय द बिग कंपनीज एंड इंडियनस कम्युनिटीज़, ठीक है, ये भी सही है। 25 अगेन ये
ऐसा जो क्वेश्चन आता है हम ऑलरेडी उसमें क्या करते हैं, ऑल ऑफ दी वो मारते हैं, ऑल ऑफ दी वो मारते हैं, ठीक है। बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने ऐसा कर दिया कि ये माइक्रोवेव से और टेलीफोन लाइन से जो है ये आपको मैग्नेटाइट पार्टिकल्स नहीं निकलता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना, मैं आपको कहूँगा कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड मारो, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपको मिलता है ऐसा कि यहाँ पे उन्होंने दिमाग लगा के 1 to 4 कर दिया है, लेकिन 5 में से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कहाँ से निकलता है, ब्रेक ऑफ द मोटर व्हीकल से निकलता है, इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल से निकलता है, पावर प्लांट से निकलता है। बाकी माइक्रोवेव जो आपके घर में लगा है वहाँ से मैग्नेटाइट पार्टिकल नहीं निकलता है, और टेलीफोन लाइन से नहीं निकलता है, ठीक है। तो 1 to 4 इसका आंसर है। 26 देखते हैं, अगेन वेरी रैंडम, और उसको भी स्किप भी कर सकते हो। इसका जो आंसर होगा फिल्टर फीडर जो है वो कौन सा है, इसका क्या होगा, ओएस्टर। 27 इसमें ये कह रहा है कि आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि बायो जियोकेमिकल साइकिल है, और इसमें कह रहा है कि वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू इंटर द साइकिल। अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स इसका मेन सोर्स है। दोस्तों को पता है कि कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, ये दोनों एक कम्प्लीटली क्या है ना, कि ये दोनों एक गैसियस साइकिल है, गैसियस साइकिल है, बचे ये दोनों, यू कैन टेक द रिस्क, ठीक है। ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन भी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक से ये आपको मिल जाएगा। तो फॉस्फोरस साइकिल इसका आंसर होगा। और फॉस्फोरस साइकिल क्या है ना, कि ये एक कम्प्लीटली प्रीडोमिनेंटली ये आपको रॉक, सॉइल, वाटर और ऑर्गेनिज्म से इसका साइकिल कंप्लीट होता है। क्या होता है, रॉक, सॉइल, वाटर एंड ऑर्गेनिज्म से इसका ये इस तरीके से ये साइकिल में रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉस्फोरस साइकिल। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स मेन सोर्स क्या है इसके, जो है साइकिल का, ठीक है। तो 28 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स तो पता होगा आपको, जो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, ठीक है। अगेन सी हॉर्स वॉज इन PYQs, ठीक है, बहुत बहुत बार ये पूछा गया है। और सी हॉर्स को अगर आपने पढ़ा भी होगा ना, तो सी हॉर्स एक कार्निवोरस है, वो जू प्लैंक्टन्स एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस को खाता है। तो आप सी हॉर्स को अगर काटोगे ना, यू विल रीच एट द आंसर 1, 3, 5, 1, 3 एंड 5। अर्थवर्म ठीक है, मिलीपेड्स एंड वुडलाइस, ये क्या है, ये तीनों डेट्रीवोर्स हैं। सी हॉर्स को आप एग्जिट कर दो। ये नॉलेज आपसे यही चेक किया जा रहा था कि आपको सी हॉर्स का पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड टू UNEP डेवलप्ड फॉर। अब इसमें क्या है कि आपको चारों स्टेटमेंट में काफ़ी मतलब ये इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, कि एक्सेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। ये है कि कॉमन कार्बन मैट्रिक इसका जो है UNEP जो है वो डेवलप किया गया था इस चीज़ के लिए, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट। बाकी सभी बहुत बहुत क्या कहते हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, ये क्योंकि काफ़ी क्लोज्ड है सारा स्टेटमेंट। 30 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या क्या बताया था आपको, ऐसे अगर स्टेटमेंट आ जाए ना, तो क्या आपको करना है, डी मारना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दिया है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ है, क्या मारोगे, डी मारोगे। इससे पहले हम लोगों ने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर में, ये वाला भी देखो, एक क्वेश्चन यहाँ और भी था जिसका जो है वो काफ़ी डी आंसर आ रहा था, ठीक है। हाँ, इन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन था, एक इन्फ्लुएंस वाला, कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो किसी से इन्फ्लुएंस होता है। जब इन्फ्लुएंस वाली बात आ जाए ना, इससे प्रभावित होता है। अब मैं आपसे ये कहूँ, आपका लाइफ किस चीज़ से प्रभावित है, आपके पास ना अनलिमिटेड सारा एक सोर्स आ जाएगा। अगर आपकी लाइफ 99% भी प्रभावित है तो वो तो होगा ही, 0.1% भी प्रभावित है तो वो तो होगा ही होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए ना, तो वहाँ आप डी मारना, ठीक है, बिना दिमाग लगाए। छोड़ने से अच्छा है कि डी मार के ही निकलो वहाँ पे, निगेटिव होगा तो बाद में मैनेज हो जाता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अगर आ जाए ना, तो 4 आपका डेफिनेटली सही होने वाला है। तो ये क्या होगा, 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होगा, सिम्बायोटिक रिलेशन, तो फंगाई, प्रोटोजोआ और निडेरिया, ये क्या होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। 31 देखते हैं, विथ रिफरेंस टू द 64 योगिनी टेम्पल। देखो ये फिर से ना आसान क्वेश्चन है, कैसे मैं बताता हूँ। अब 64 योगिनी टेम्पल जो आपको मोरेना में है, उसके मतलब उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ये है। अब देखो नंबर 2 पढ़ो डायरेक्ट आप, इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। क्या सिर्फ यही पूरे भारत में इतने टेम्पल हैं, क्या सिर्फ यही एक ऐसे टेम्पल होंगे जो सर्कुलर होंगे? नहीं, डेफिनेटली नहीं। बस देखो आप, आंसर आ गया 1, 4।
इट इज सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ठीक है, और इसका इट इट्स डिज़ाइन वॉज गिवन राइज टू द पॉपुलर बिलीफ, ठीक है। अब ये वैष्णवाइट कल्ट नहीं, ये सेवाइट कल्ट को भगवान शिव का जो है यहाँ पे इसको प्रमोट कर रहा है, तो ये सेवाइट ये उल्टा कर दिया है वैष्णवाइट कल्ट, तो इसका क्या होगा आंसर 1-4 होगा, ठीक है। 32 देखते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट जो है वो आपको आंसर धोलावीरा, क्योंकि 2021 का ये पेपर है, उस टाइम में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में मेंशन किया गया था धोलावीरा को, तो इसका क्या होगा IBC साइट 2021, ठीक है। 33 देखते हैं। अब ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फैक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 17th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर मतलब क्या, 1600 से लेकर के ना 1625 के बीच में जो है कौन कौन सा सेटअप हुआ है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टाइमलाइन अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात कि मसूलीपट्टनम में जो है 16 से 11 में फैक्ट्री सेटअप किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर सूरत में जो है एक 1613 में फैक्ट्री सेटअप किया गया था, एक परमानेंट ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो फैक्ट्री यहाँ सेट की थी सूरत में। उसके बाद जो आपको दिखेगा अगर आप देखोगे तो ये आपको 1616 से 1619 के बीच में आपको एक दिखता है वरोच में ये करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक फैक्ट्री सेटअप करती है, तो इसका आंसर क्या होगा वरोच तो होगा ही। बाकी चीकाकोल और तिरुचिरापल्ली ये दो जो है ये आपको काफ़ी बाद में दिखेगा, एक तो एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा चीकाकोल का, और तिरुचिरापल्ली ये आपको 1650 के आसपास ये देखने को मिलेगा, तो उसका आंसर होगा वो 1 होगा। शुरू में बस ये UPSC जानना चाह रही थी कि आपको पहला 4-5 जो फैक्ट्री सेटअप की थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो आपको याद है कि नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर 1। 35 इसमें ये कह रहा है कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेयर द होल्डिंग पावर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब देखिए दोस्तों इसमें ना फिर अपने को थोड़ा दिमाग लगाना है कैसे। यादवास ऑफ देवगिरी है, आपको पता होगा यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खुद एक बार रामचंद्र देव के पास गए थे और ट्रिब्यूट उन्होंने उसको हरा करके ट्रिब्यूट उन्होंने मांगा था। बाद में रामचंद्र देव जो थे जो देवगिरी के जो ये थे रूलर थे, उन्होंने ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया। फिर मलिक कफूर जाते हैं जिसको हम 1000 दिनारी भी कहते हैं, और वो जाकर के फिर रामचंद्र देव को हराते हैं, कहते हैं भैया आप ट्रिब्यूट दो हमें ट्रिब्यूट चाहिए, नहीं तो हम आपको हड़प लेंगे। तो ये देख लो ये बातें कहीं ना कहीं एक मेडिवल इंडिया की बातें हो रही हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 के आसपास की बातें हो रही हैं, और ये बातें ये कह रहा है कि 7th सेंचुरी के आसपास। तो आप 5 को काट दो, 5 कटेगा, ये आप 2 पे पहुँच गए हो, 1 3 4 6 एंड 2 3 4। अब देखते हैं, अब 2 3 3 4 तो कॉमन है, ठीक है, 1 6 और 2 देखते हैं। अब देखो यहाँ पे गुप्ताज ऑफ मगध, ठीक है, परमार ऑफ मालवा, पुष्पभूति ऑफ थानेसर। ये एक्चुअली गुप्ता के बाद जो है वो आपको हर्षवर्धन आते हुए दिखेंगे, और पुष्पभूति ऑफ थानेसर ये आपको दिखेगा। और यहाँ क्या है मैतर्की ऑफ बल्लभी, ठीक है, मैतर्की ऑफ बल्लभी ये 6। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 7th सेंचुरी के आसपास मैतर्की ऑफ बल्लभी दिखेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा नॉलेज लग जाएगा। इसका जो आंसर होगा 50-50 बता ही गए हैं, थोड़ा नॉलेज लगा दो, इसका आंसर क्या होगा 1 3 4 6। गुप्ता ऑफ मगध भी कर सकते हो कि गुप्ता आपको 7th सेंचुरी के आसपास ही देखने को मिलते हैं, तो ये तो होने का चांस आपको ज़्यादा लगेगा। हाँ गुप्ता हो सकता है, वो नॉर्दर्न इंडिया में पावर में होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसका क्या होगा 1 3 4 6। 34 35 देखते हैं। अगेन मैंने क्या बोला था आपको भाई मारो 1 2 3। मैंने बोला था ना आपको भाई ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना फिर भी मारो यार, कहीं ना कहीं सही होगा। एक यहाँ पे सही हुआ ही हुआ, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइट नूनीज वुमेन ऑफ विजयनगर एम्पायर और किस किस चीज़ में एक्सपर्ट थी, ठीक है, मारो, यही है आंसर। अब कहीं भी ये मेंशन नहीं, कितना भी बुक पढ़ लो आप, कोई NCERT पढ़ लो, ये किताब वो किताब दुनिया भर का किताब, नहीं भाई ये मेंशन नहीं है किसी बुक में। अब पता नहीं किस बुक से इन्होंने दिया है, लेकिन हम लोग जो किताब पढ़ते हैं ना उसमें मेंशन ये नहीं है। 1 2 3 4। 36 विथ रिफरेंस टू मंडापल्ले आंध्र प्रदेश। अब अगेन ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो। हाँ इसमें ये कह रहा है कि मंडापल्ले से लेकर के ना मतलब जो आपको आंध्र प्रदेश में है उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पिगाली वेंकैया डिज़ाइन द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग हेयर, ठीक है, ये गलत है दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा। नेशनल फ्लैग जो है इन्होंने
कब बनाया था अप्रोक्स, ये इन्होंने बनाया था 1921 के आसपास, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही बनाया था, लेकिन मंडापल्ले में नहीं बनाया था। पिता भी सीताराम क्विट इंडिया मूवमेंट आंध्र रीजन से हुआ था, लेकिन अब मंडापल्ले से ये नहीं हुआ था, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा, मैं बताता हूँ, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम। इसको याद कर लीजिए आप कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो उन्होंने नेशनल एंथम को बंगाली टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया था मंडापल्ले में, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के विजिट पे जाते हैं तो वहाँ उन्होंने ये काम किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और ऑप्शन है, मैडम ब्लेट्सकी एंड कॉलोनियल ऑलकॉट सेटअप हेडक्वार्टर, नहीं, हेडक्वार्टर यहाँ पे वो सेटअप नहीं करते हैं, ठीक है। 37 बुर्जा होम रॉक कट श्राइन, आपको पता है बुर्जा होम रॉक कट श्राइन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको पिट ड्वेलिंग साइट्स हैं, और यहाँ पे आपको चीज़ दिखेगा ना कि जो मास्टर्स हैं वो अपनी डॉग के साथ ब्यूरिड हैं, ये हटा दो आप, 1 हटेगा। अगेन यू कम एट 50-50, तो यू कैन टेक द रिस्क। चंद्रकेतुगढ़ गानेश्वर टेराकोटा कॉपर, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है दोस्तों? चंद्रकेतुगढ़ आपको पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, और गणेश्वर पड़ेगा आपको राजस्थान में, तो इसका आंसर होगा 2-3। 38 देखते हैं, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश चंगेज खान रीच द इंदस इन परस्यूट ऑफ फ्यूगिटिव ख्वाजिन पर, बिल्कुल। जलालुद्दीन मकबरानी को जो है वो उन्होंने इल्तुतमिश ने शेल्टर नहीं दिया था, किस रीजन से शेल्टर नहीं दिया था ये आपको मेंशन भी है नॉर्मल किताब में, जो भी किताब पढ़ लो। जलालुद्दीन मकबरानी को उन्होंने नहीं दिया था, रीज़न क्या था कि डर था चंगेज़ खान से इल्तुतमिश को कि कहीं मैं उनको शेल्टर दे दूं तो वो भारत पे कहीं आके दिल्ली में अटैक ना कर दे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट दी तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान, तैमूर का जो आपको देखने को मिलेगा ना 3098 में दिखेगा, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपको उसके शासन काल के बाद तैमूर का जो है आपको इन्वेजन देखने को मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यही एक स्टेटमेंट आपको बनता है। और यहाँ पे दिया है कि कृष्णदेवराय मतलब देवराय 2 के दौरान आपको वास्को डी गामा भारत पहुँचते हैं। विजयनगर एम्पायर में देवराय 2 रूल कर रहा होता है, तो वास्को डी गामा भारत पहुँचते हैं नहीं। इमादी नरसिम्हा जो है, इमादी नरसिम्हा वो रूल कर रहे होते हैं, उस टाइम में वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं। इमादी नरसिम्हा विजयनगर के राजा रहते हैं। तो देवराय 2 की जब बात आती है, देवराय 2 50 साल पहले इनके विजय मतलब वास्को डी गामा आने से 50 साल पहले उन्होंने राज कर लिया था, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा 1, ओनली 1। तो 38 हो गया। 39 देखते हैं क्या होगा। अगेन दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ और रैंडम की तरफ जाता है। अब ये सब आप कहीं पढ़ोगे नहीं, किसी नॉर्मल किताब में आप पढ़ोगे नहीं। देखो, सेंट जेवियर्स वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेsuit ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कर सकते हो वन ऑफ दी, ये थोड़ा सा लिबरल स्टेटमेंट लग रहा है, लिबरल स्टेटमेंट, तो इसको आप सही मान सकते हो। अब ऐसे पकड़ना है मेरे को, अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम, अब पता नहीं ये हो सकता है। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा एवरी ईयर, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर भी फैक्ट दोस्तों यहाँ पे आ गया। फैक्ट एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे फैक्ट, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फैक्ट जहाँ आए वहाँ पे सतर्क रहना है कि ये गोवा में ही इनकी डेथ हुई थी या फिर कहीं और डेथ हुई थी, ये थोड़ा देखना है। इनका जो है सेलिब्रेटेड फीस्ट जो है वो गोवा में ही होता है, फिर कहीं और होता है, ठीक है। तो इनकी डेथ जो है दोस्तों वो चाइना में हुई थी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लेके चलना है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। 2 नहीं होगा इसका आंसर, 1-3 इसका आंसर है। 40 देखते हैं। विथ रिफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब कौन सा है? अब देखो मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ, देखो मिताक्षरा और दयाभागा ना, मिताक्षरा को लिखने वाले कौन होते हैं? मिताक्षरा को लिखने वाले होते हैं ज्ञानेश्वर विज्ञानेश्वर, दयाभाग को लिखने वाले होते हैं जीमूत वाहन। तो क्या है, मिताक्षरा एक सिविल लॉ था फॉर अपर कास्ट एंड दयाभाग वाज द सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट। मिताक्षरा वॉज नॉट द सिविल लॉ, कोई सिविल लॉ मिताक्षरा नहीं था, ठीक है। मिताक्षरा सिस्टम सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। अच्छा, सन जो है वो मतलब जब पिताजी जिंदा ही रहे ना, तो उनके लाइफ टाइम में वो सन क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी को। दयाभाग में क्या है ना कि इट इज़ ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द फादर डेट सन कैन क्लेम। अब दयाभाग में सन तभी क्लेम कर सकता है जब पिताजी की डेथ हो जाए, ठीक है। मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेंबर ओनली ऑफ द फैमिली, वेयर दयाभाग सिस्टम डील्स विद द ओनली मैटर रिलेटेड टू
प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर ओनली। ठीक है, यहाँ पे मेल, यहाँ फीमेल की बात की जा रही है। इसका जो आंसर होगा ओनली 2 होगा, ये दोनों गलत होगा दोस्तों। ठीक है, ओनली 2 होगा कि हाँ मिताक्षरा ऐसा सिस्टम था जहाँ पे प्रॉपर्टी क्लेम होता था, पिताजी के जिंदा रहते ही सन क्लेम करता था प्रॉपर्टी को, लेकिन दयाभाग जो है वो आपको पिताजी के डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी क्लेम होता था। तो ये दोनों स्टेट में ये सही होगा। और बाकी आप इसको याद कर लो कि इसके जो ऑथर थे वो विज्ञानेश्वर थे और दयाभाग के जीमूत वाहन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2 होगा। ठीक है, अगेन दिस इज़ वेरी टफ क्वेश्चन, आपको कहीं भी किसी भी बुक में पढ़ लो तो वो आपको देखने को नहीं मिलता है। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावाभूति, हस्तिमाला एंड सिमेश्वरा वो क्या थे दोस्तों, वो क्या थे, वो प्ले राइट थे, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि भावाभूति बहुत फेमस आपको एक ऑथर होते हैं जो किताब लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक इनका बुक है बहुत फेमस, उत्तर रामचरिता, उत्तर रामचरिता। ठीक है, दूसरी बात कि हस्तिमल्ला ये आपको होयसाल किंगडम के दौरान आपको फेमस एक प्ले राइट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने भी बहुत सारा बुक लिखा है, जस्ट लाइक विक्रांत कौरव लिखा है, सुभद्र हरण लिखा है, और अलग अलग किताब को उन्होंने कन्नड़ में लिखा है। और जैसे सिमेश्वरा जो थे ये फेमस थे ड्यूरिंग, ये कश्मीर क्षेत्र में, ये आपको कश्मीर रीजन में ये आपको फेमस दिखेंगे। ये क्या है, ये प्ले राइट हैं ये सब। ठीक है, 42 देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के बारे में ये कह रहा है कि ये ग्रांट करता है कि वोटिंग राइट टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। नहीं दोस्तों, ऑल द वुमेन को जो है वोटिंग राइट वो नहीं मिला था। इनफैक्ट 1935 में जो आपको सीट को रिजर्व किया गया था उसमें भी वोटिंग राइट को जो है वो ग्रांट नहीं किया गया था ऑल द वुमेन को, उन्हीं को किया गया था जो जिनके पास अच्छा वेल्थ था, जो अच्छी पोजीशन पे थी। ठीक है, तो 1 तो आपको गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर। बिल्कुल, जो 1935 है ये आपको रिजर्व सीट जो है लेजिस्लेशन में देता है। ठीक है, 42 का क्या हो गया, बी हो गया। 43 देखते हैं, विथ रिफरेंस टू द 8 अगस्त 1942। बहुत आसान सवाल है, ये स्पेक्ट्रम में भी आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उस टाइम में हिस्ट्री में, मतलब कि इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट क्या था, डेफिनेटली क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था दोस्तों। 44 देखते हैं, सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन जो है वो आपको एक ट्रांसलेशन है ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश का है। तो किससे एसोसिएटेड है, तो सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन किससे, देखिए दोस्तों इसको आप ना, मतलब कि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी, कितने अच्छे से इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे तो वो लिख सकते थे ना, महात्मा गांधी भी तो लिख सकते थे, महात्मा गांधी भी तो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी बहुत एक्सप्लिसिटली बहुत मेंशन करके लिखा है। तो इसका चांसेस ज़्यादा होता है, यूपीएससी अगर ऐसे बहुत क्लैरिटी दे करके लिखे ना तो इसका चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है आंसर होने का। ठीक है, 45 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द मिडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग, अब सीक्वेंस कौन सा है सही, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, प्रगना सरकार एंड सूबा सरकार, प्रगना सूबा, सूबा सरकार प्रगना, प्रगना सूबा सरकार। ठीक है, तो पता है आपको दोस्तों सबसे क्लस्टर ऑफ विलेज को हम क्या कहते थे, प्रगना कहते थे। क्लस्टर ऑफ विलेज क्या था, प्रगना था। उसके बाद क्लस्टर ऑफ प्रगना, क्लस्टर ऑफ प्रगना को क्या बोलते थे, सरकार बोलते थे, और क्लस्टर ऑफ सरकार ये मिल करके सूबा बनाता था। तो ठीक है, इसका क्या होगा, सबसे छोटा कौन सा हो गया, प्रगना, फिर सरकार, फिर क्या हो गया, सूबा। तो 45 का ए होगा। 46 देखते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड एज ए सेक्रेटरी विद अ हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज द बेथुन फीमेल स्कूल। बेथुन फीमेल स्कूल के रूप में ये जो है आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर होगा ईश्वर चंद विद्यासागर। क्या होगा, ईश्वर चंद विद्यासागर। बेथुन स्कूल जो है वो आपको कलकत्ता में फाउंड हुआ था, और इनको फाउंड करने वाले थे, हिंदू फीमेल स्कूल बनवाए थे, हिंदू फीमेल स्कूल बनाए थे जेडी बेथुन। कब, 1849 में। तो वहीं पे जो थे ना ईश्वर चंद विद्यासागर जो है उसके प्रिंसिपल होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल लेटर कम टू बेथुन स्कूल, तो क्या होगा, ईश्वर चंद विद्यासागर। ध्यान रखना कि 1849 और जेडी बेथुन ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 देखते हैं,
इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरुबख्श सिंह धिलोन। स्पेक्ट्रम में ये वाला जो आपको तीनों नाम है ना, ये बहुत फेमस है। आज़ाद हिंद हिंद फौज के ये आर्मी थे, तो ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, 48 देखते हैं। 48 में ये कह रहा है कि अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी मतलब टफ हो जाता है। अगर आप हिस्ट्री को अगर ठीक से पढ़ोगे ना, तो ही जाकर के ये क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, निजामत ऑफ आरकोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। ठीक है, मैसूर ऑफ किंगडम इमर्ज विजयनगर स्टेट। ठीक है, रोहिलखंड ऑफ किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटोरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। ठीक है, इसमें जो ट्रू आंसर होगा ओनली 2 होगा दोस्तों, ये दोनों जो है आंसर गलत है। निजामत ऑफ आरकोट वो हैदराबाद स्टेट नहीं बना था, बल्कि निजामत खुद एक निजामत आरकोट और हैदराबाद दोनों अलग अलग थे, और दोनों मुग़ल आर्मी के अंदर ही मुग़ल एम्पायर के अंदर ही आते थे। बाद में इन्होंने खुद सेपरेट स्टेट बनाया जब मुग़ल जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। तो ये गलत हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। फिर क्या, रोहिलखंड किंगडम वॉज फाउंड आउट ऑफ अहमद शाह दुरानी, ये भी आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अंदर से पढ़ने वाली चीज़ें थी। 48 का ओनली बी। हाँ, मैसूर किंगडम जो है बाद में ये आपको विजयनगर एम्पायर बनता है, तो ये आपको स्टेटमेंट सही है। 49 देखते हैं। 49 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें ये कह रहा है ना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अजंता केव्स जो है, आप इसको रट भी सकते हो ना, कि मतलब आगे के एग्जाम में ये कहीं बन के ना आ जाए। अजंता केव्स वगोरा नदी के बगल में है। ठीक है, सांची स्तूपा चंबल नदी, पांडुलेना के नर्मदा नदी, फिर अमरावती स्तूपा गोदावरी रिवर। तो इसमें दोस्तों आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि मैं इसमें आपको आंसर बता देता हूँ कि देखिए, सांची स्तूपा जो है ना, सांची स्तूपा ये जो है आपको बेतवा नदी के बगल में है। बेतवा, वही केन बेतवा वाला जो प्रोजेक्ट है वही वाला। फिर आपको पांडुलेना केव श्राइन जो है ये नर्मदा नहीं, ये आपको गोमाई रिवर में है। ये आपको ना पड़ेगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में। अमरावती स्तूपा गोदावरी नहीं होगा, अमरावती स्तूपा जो है लाइज इन द गॉर्ज ऑफ, कहाँ पे ये आपको पड़ेगा, अमरावती, हाँ कृष्णा रिवर पे पड़ेगा, ये कृष्णा रिवर पे पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हाँ तो आंसर क्या होगा, अजंता केव्स याद रखिएगा, इन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। 50, 21st सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। मैंने आपको बोला था ना कि ये ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी अगर हो जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, तो वहाँ यूपीएससी गलत करती है। ठीक है, सतर्क रहना है वहाँ पे। डिमांड द डिमांड दैट द बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान बना था, वेस्ट पाकिस्तान बना था, तो हो सकता है कि ईस्ट पाकिस्तान वाली जो है वो बांग्ला को जो है वो नेशनल लैंग्वेज के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो जो है आवाज़ उठाए होंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बांग्ला तो अभी भी लैंग्वेज है बांग्लादेश का, तो ये इसका सही होने का चांस बढ़ता है। और आपको मैंने बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये यूपीएससी गलत करती है, यहाँ पे यूनेस्को होगा, यहाँ पे यूनेस्को होगा। तो आंसर क्या होगा, 50 का बी होगा। 51 देखते हैं। ठीक है, 51 ये कह रहा है कि पर्माकल्चर फार्मिंग को लेकर कह रहा है, और कन्वेंशनल फार्मिंग कल्चर को लेकर कह रहा है कि देखिए, पर्माकल्चर फार्मिंग जो है वो डिस्करेज करता है मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को, बट कन्वेंशनल फार्मिंग जो है वो मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को वो क्या करता है, इनकरेज करता है, या फिर प्रीडोमिनेंट आप कह लो। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखते हैं, आगे देखते हैं। कन्वेंशनल फार्मिंग जो है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो है वो आपको सॉइल सैलिनिटी बढ़ा सकता है, बट अकरेंस ऑफ सच फेनोमेना इज़ नॉट, ऐसा जो है वो अकरेंस मतलब ऐसा फेनोमेना आपको पर्माकल्चर फार्मिंग में देखने को नहीं मिलता है, या फिर कम मिलता है। चलिए ठीक है, 3 देखते हैं। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग एक ईजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन। अच्छा ठीक है, कन्वेंशनल ये सेमी एरिड रीजन में आसानी से ये ग्रो हो सकता है, किया जा सकता है, बट पर्माकल्चर फार्मिंग जो है वो नॉट ईजिली पॉसिबल इन सच रीजन। पर्माकल्चर फार्मिंग आसान नहीं है करना, ये थोड़ा सा आपको ये हो गया यहाँ पे। चलिए, आपने यहाँ पे इसका गला पकड़ लिया, अब ये हो गया यहाँ पे एक्सट्रीम, क्या हो गया, एक्सट्रीम, तो यहाँ पे रुक जाएंगे हम। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि ये सेमी एरिड में होगा, लेकिन पर्माकल्चर सेमी एरिड में नहीं होगा, तो ये हो गया एक्सट्रीम, तो 3 को काटते हैं। ठीक है, अब पहुँचते हैं 1 to 4 पे। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग, बट नॉट नेसेसरीली सो इन द कन्वेंशनल फार्मिंग। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि आप ये तीनों स्टेटमेंट आपने जो पढ़ा, तो आपको तीनों स्टेटमेंट काफ़ी लिबरल लगा। यहाँ पे देखिए नॉट नेसेसरीली लिखा है, नॉट नेसेसरीली। ठीक है,
डिस्करेजेस मोनोकल्चर, मतलब कुछ एक्सट्रीम वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बट बल्कि फ्लेक्सिबल वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर आप 3 को काटते हो तो आपके पास ये 2 ऑप्शन बचते हैं, इसका आंसर क्या होगा 1, 2, 4। ठीक है, 52 देखते हैं। पाम ऑयल को लेकर के क्या कह रहा है कि पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ एशिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो इन्होंने एक चीज़ मतलब कि पता नहीं फिक्स कर रखा है यूपीएससी वालों ने, जब इन्होंने नेटिव वर्ड का वो इस्तेमाल करते हैं और आगे कोई देश का नाम देते हैं या फिर किसी रीजन का नाम देते हैं, वो अक्सर गलत ही होता है। आपने 25, 24 में भी वो मैंने पेपर डिस्कस किया था, 23 का भी किया था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए भी थे, तो मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे ये चांसेस गलत होते हैं, मतलब चांसेस गलत होते हैं। तो ठीक है, इसको मैं नहीं जान रहा हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, पाम ऑयल इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। पाम ऑयल का इस्तेमाल हो सकता है कुछ इंडस्ट्री में, इस्तेमाल हो सकता है लिपस्टिक और परफ्यूम बनाने में। ठीक है भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। द पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द बायोडीजल, बायोडीजल में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ओके। बच्चा ये वाला साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है पाम ऑयल, आपको है साउथ वेस्ट अफ्रीका में पड़ेगा। और बाद में क्या हुआ था कि अभी साउथ ईस्ट एशिया ना, इसका जैसे इंडोनेशिया मलेशिया का क्षेत्र ना, इसका कल्टीवेशन पाम ऑयल का जो मतलब प्रोडक्शन है, ये बहुत ज़्यादा करती है साउथ ईस्ट एशिया। बट इट वाज सेटल्ड इन 19th सेंचुरी, जो है वो साउथ वेस्ट अफ्रीका से इसको साउथ ईस्ट एशिया लाया गया था। बट नेटिव कहाँ का है, ये नेटिव है साउथ वेस्ट अफ्रीका का। तो ये आपको गलत हो गया, इसका आंसर क्या होगा 2 और 3 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी जो है वो पूछी है पिछले 5 साल में। मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगा क्योंकि सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन शायद ये क्लैरिटी जो है वो बहुत बच्चों को नहीं होगा कि मतलब वो नदी जो है, 5 नदी जो है वो पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको फिर सोल्व करते हैं अच्छे से। विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, अब ये कह रहा है कि इंडस रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर, three of them pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following which one is such river that join the Indus direct? ठीक है, मतलब ये कह रहा है दोस्तों कि ये मान लो इंदस नदी है, ठीक है, इंदस, नीचे कौन है आईजेसी ना, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि सभी नदी जो है, नीचे के 4 नदी, वो एक दूसरे में जाके गिर रही है, लेकिन कौन सी ऐसी नदी है जो आपको डायरेक्ट जो है फिर फाइनली जाकर के इंदस में मिलती है। ठीक है, इंदस में मिलती है। चलिए देखते हैं। ये झेलम यहाँ पे आती है दोस्तों, ठीक है, आईजेसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईजेसी, झेलम और मिली कहाँ पे, चेनाब में। ठीक है, नीचे चेनाब, ठीक है। फिर ऐसे रवि आती है यहाँ से, ये चेनाब मिली रावी में, चेनाब मिली रावी में। अब देखिए रवि आ रही है नीचे से, ये मिलती है सतलज में। एक ऐसी रिवर है जो इंडिया में ही रहती है, वो है ब्यास, ब्यास मिलती है सतलज में। अब ये कह रहा है कि सतलज यहाँ पे है, अब ये कह रहा है ये वाली कौन सी नदी है, ये वाला, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कौन सा है जो फाइनली जाके इंदस में मिला है। दोस्तों ये जो है ना, ये सतलज है। कौन सा है, सतलज है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 53 का डी, सतलज। 54 देखते हैं दोस्तों। विथ रिफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कूचामन, सरगोल, खाटू, वो क्या है। दिदवाना पता है दोस्तों आपको, दिदवाना एक ना आपको पैलियोलिथिक साइट भी तो था, वो राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान के क्षेत्र में क्या है आपको पता है कि उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि ग्लेशियर तो नहीं हो सकता, मैनग्रोव तो नहीं हो सकता, ठीक है, या तो रामसर साइट हो सकता है या तो सैलिन लेक हो सकता है। सैलिन लेक का होने के ज़्यादा चांस है, गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ पे, ये मरुस्थल ज़्यादा है, तो क्या है, सैलिन लेक है। और खाटू श्याम जी से भी आप देख सकते हो, खाटू कहाँ है, खाटू श्याम जी राजस्थान, क्या होगा, सैलिन लेक। ठीक है, ऐसे भी उदयपुर जाओगे आप तो ना, आपको बहुत सारा लेक दिखेगा, 7-8 लेक तो उदयपुर में दिख जाता है। 55 देखते हैं। और अरावली में, मतलब कि अरावली का जो पर्वत है वहाँ पे, जो अरावली रेंज है, उसमें खुद 200 अप्रोक्सीमेटली लेक्स हैं। 55 देखते हैं। ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा और वंशधारा, इसमें कौन सी नदी जो ईस्टर्न घाट से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मणी जो है वो साउथ कोयल और नॉर्थ कोयल जो है वो
मिलती है, ब्राह्मणी बनाती है और ये निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। सुवर्ण रेखा ये निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो 3 को काटिए आप और 1 को काटिए आप, क्या होगा 2 4। नागवली और वंशधारा ये निकलती है ईस्टर्न घाट से, उड़ीसा से निकलती है और बे ऑफ बंगाल, सॉरी हाँ, बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा 2 4। 56 देखते हैं। ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर द सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर। मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ जब भी बॉडी का नाम आ जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाए ना, वहाँ आपको सतर्क रहना है। ग्लोबल ओशन कमीशन है या फिर कुछ और है, ठीक है, कुछ और है, अब मुझे नहीं पता। इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर द सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। इंडिया को लाइसेंस मिला है। अब हो सकता है किसी मिनरल्स पे लाइसेंस उनको मिला होगा कि आप इंटरनेशनल वाटर में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। बिल्कुल ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल जो है आपको इंटरनेशनल वाटर में मिल सकता है, उपस्थित है। यहाँ तो ये नहीं कह रहा है ना कि रेयर अर्थ मेटल आर ओनली प्रेजेंट, नहीं कह रहा है, प्रेजेंट है तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ओनली रहता तो ये गलत हो जाता। हाँ, मैंने क्या बताया था, बॉडी गलत देता है। यहाँ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी करती है इसको, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा 2 3 ओनली होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें आपको क्रॉप्स है जो वाटर एफिशिएंट है। देखिए दोस्तों, लिस्ट वाटर एफिशिएंट कह रहा है, लिस्ट वाटर एफिशिएंट का मतलब होता है कि पानी का इस्तेमाल, पानी का यूज़ कम करना या फिर बहुत अच्छे से करना, सही सही तरीके से करना, बर्बाद नहीं करना, बर्बादी नहीं करना, ठीक है, ठीक है। मतलब कि पानी का इस्तेमाल कम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। लिस्ट है ना, लिस्ट कह रहा है यहाँ पे। लिस्ट मतलब कह रहा है ऐसा कौन सा है जो पानी का इस्तेमाल सबसे घटिया तरीके से मतलब कि वो कर रहा है। तो क्या है, मतलब पानी का वेस्टेज कर रहा है वो, उल्टा मतलब ये वेस्टेज हो गया। तो वेस्टेज किस में होता है, शुगर केन में होता है दोस्तों। शुगर केन में बहुत पानी कंज्यूम होता है। 57 का ए होगा। वाटर एफिशिएंट मतलब यहाँ पे आप सतर्क रहना थोड़ा सा। वाटर एफिशिएंट ना, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया था, रेड ग्राम उन्होंने आंसर कर दिया था। तो क्या होगा आंसर, शुगर केन होगा। वाटर एफिशिएंट, ठीक है, पानी का कम इस्तेमाल करना, लीस्ट है ना, तो उसको उल्टा कर दिया वो, तो क्या होगा शुगर केन। 58 देखते हैं। इन ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर। मतलब ये कह रहा है कि आप मान लो कि ये वाला जो आपको मान लो कि साउथ अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये आपको अफ्रीका हो गया, ये आपको अफ्रीका हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन। वेस्टर्न सेक्शन कौन सा होगा ओशन का, ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न, ठीक है। वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन। अच्छा, वेस्टर्न सेक्शन जो है वार्मर होगा, ईस्टर्न सेक्शन ट्रॉपिकल जोन में। दोस्तों को पता है कि ट्रॉपिकल जोन में जो है, ट्रॉपिकल जोन में वो क्या चलती है, ये इक्वेटर है, ये क्या चलती है, ईस्टर्ली चलती है। ईस्टर्ली चलती है तो पानी को धकेल के हमेशा क्या करती है, वो वेस्टर्न जोन पे गर्म पानी को इकट्ठा कर देती है। द गर्म पानी को इकट्ठा कर देती है ट्रॉपिकल जोन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में आपको यहाँ बारिश होने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल जोन में ड्यू टू ईस्टर्लीज क्या करती है, वो ट्रॉपिकल मतलब कि पानी को इकट्ठा करती है वेस्ट साइड में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। वार्मर पानी को वार्मर करती है, मतलब वार्मर वार्म पानी जो है इस क्षेत्र में होता है, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। इन टेम्परेट जोन में क्या होता है कि वेस्टर्लीज, अब चलिए वेस्टर्लीज की बात की जा रही है, तो चलिए यहाँ पे ये आपको क्या होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन वेस्टर्न सेक्शन। ईस्टर्न सेक्शन जो है वो अब क्या होगा, पानी को धकेल के ईस्टर्न पे ले आएगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एल नीनो और लालिना का कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है ना, एल नीनो और लालिना का कॉन्सेप्ट, तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। आप एल नीनो लालिना कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दो ना, ये तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। 59 दोस्तों, ये अब कह रहा है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर के क्या है, आप उसको देख लेना क्या है। ये बहुत लेंदी है क्वेश्चन, ये बहुत फालतू क्वेश्चन लगा मेरे को। इसका आंसर 1 2 3 है, आप इसको चेक कर लेना, देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आउटडेटेड क्वेश्चन भी ये हो चुका है, इसलिए उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। 60 की तरफ देखते हैं।
लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन अदर बायोम, ठीक है। एक तो डिकम्पोज हो रहा है। देखिए दोस्तों, डिकम्पोजिशन कहाँ होता है? जहाँ पे आपको ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफ ऑलमोस्ट बेयर। सॉइल जो है वो ऑलमोस्ट बंजर होता है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रीज वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फॉर्म्स दैट रीच अप इनटू द कैनोपी। कैनोपी कहाँ फॉर्म होता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ना, ब्राज़ील जैसे जो है वो आपको अमेजन में क्या होगा, वो कैनोपी फॉर्म होगा। एंड विगरसली बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग द एपीफाइट्स। एपीफाइट्स कहाँ होता है? जो ट्री पे ऐसे क्लाइंब हो रहा है, ठीक है। और कैनोपी कहाँ होता है? इस क्वेश्चन को जो मैंने बनाया था, बस दो ही चीज़ मैंने यहाँ पे देखा था, तीन चीज़ मैंने देखा था यहाँ पे, कैनोपी, एपीफाइट और लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर। इसका मतलब ये ह्यूमिड क्लाइमेट है। इसका मतलब कैनोपी का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है। एपीफाइट्स का मतलब वो पौधे जो ऐसे ऐसे पेड़ पे चढ़ते हैं। इसका मतलब पेड़ बहुत बड़ा होगा और वो छोटे छोटे पौधे इस पे चढ़ेंगे। तो डेफिनेटली ये क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला क्षेत्र होगा। क्या कोनी फॉरेस्ट तो नहीं होगा, रेड डेसिडियस तो नहीं होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में ना आपको डिकम्पोजिशन डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों? इसका चांसेस ज़्यादा है। और कैनोपी तो यही फॉर्म करेगा, ज़्यादा पेड़ यहीं पे होगा। तो ठीक है, थैंक यू। तो देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्रीज। अच्छा, सवाना में क्या है दोस्तों कि वो आपको स्मॉल ट्री मिलेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे आपको बड़े बड़े ट्रीज आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि इसका कारण क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बड़े ट्रीज क्यों नहीं वहाँ पे मिलते हैं। मतलब कि सवाना में आपको ग्रासलैंड ही क्यों वहाँ मिलता है। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ के इसको बनाइए, क्यों मिलता है वहाँ पे ग्रासलैंड ही क्यों है वहाँ पे, तो क्या क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है कि ब्रोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, फायर, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, सीजनल रेनफॉर्म और सॉइल प्रॉपर्टीज़। मतलब सॉइल का प्रॉपर्टीज ऐसा है कि वहाँ ग्रासलैंड है, ट्रीज़ नहीं है, सीजनल रेनफॉल की वजह से। डेफिनेटली दोस्तों एक रेनफॉल का तो कारण बनता ही है, क्योंकि रेनफॉल जहाँ ज़्यादा मात्रा में होगा वहाँ पे आपको ट्रीज़ तो डेफिनेटली आपको लंबे लंबे दिखेंगे। रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से जो है वो पेड़ जो है वो बड़े लंबे नहीं हो पाते हैं। तो चार जो है आपको ऑप्शन डेफिनेटली होगा। मतलब आप 50-50 आ गए हो कि हाँ रेनफॉल तो डेफिनेटली होगा, होना चाहिए रेनफॉल, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रॉपिक्स में जो है वो आपको रेनफॉल ज़्यादा होता है और ट्रॉपिक्स में आपको जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा दिखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप एग्जांपल ले सकते हो ब्राज़ील में देख लो, अमेजन रेन फॉरेस्ट, काफ़ी बारिश होती है और लंबे लंबे पेड़ हैं। तो ये दोनों तो होगा, मतलब ये दोनों में से एक होगा। 50-50 चांस आप ले सकते हो यहाँ पे। देख लेते हैं आगे क्या होगा। फायर, ग्रेजिंग हार्बीवोर्स, ठीक है, और सॉइल प्रॉपर्टीज़। दोस्तों सॉइल प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, सॉइल प्रॉपर्टी से कहाँ जो है वो मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप कोई भी सॉइल हो, अगर उसको आप अच्छे से फीड करोगे, फर्टाइल थोड़ा होना चाहिए, चाहे वो आपको एलुवल हो चाहे ब्लैक हो, अगर आप उसका ख्याल रखोगे, उसको फीड करोगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे पेड़ उग सकता है। ग्रासलैंड ही नहीं, पेड़ उड़ सकता है। तो 5 होने का कम चांसेस, उसका आंसर होगा 2, 3, 4 होगा। फायर, ग्रेजिंग हार्बीवोर्स एंड सीजनल रेनफॉल आर द रीज़न जो है सवाना में ग्रासलैंड है, ठीक है। ऐसे बहुत ये टफ क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो ये मैंने आसान कर दिया है इसको, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इट्स नॉट ईजी। 62 देखते हैं। विथ रिफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ, देखते हैं वाटर ऑफ द, ये दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर, एक बॉक्स दिया हुआ एनसीईआरटी में, पता होना चाहिए कि बॉक्स दिया एनसीईआरटी में, ओशन लिखा है, लेक लिखा है, आइस लिखा है, एटमॉस्फेयर लिखा है, मॉइस्चर लिखा है, इस तरीके से, और सामने लिखा हुआ है 97%, 0. इसी तरीके से होगा 0.63, 0.53, 0.001, इस तरीके से। अमाउंट ऑफ वाटर इन अ रिवर एंड लेक्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। अच्छा, रिवर जो है वो मतलब कि ग्राउंड वाटर में जो आपको पानी है ना, वो आपको रिवर प्लस लेक से ज़्यादा है, रिवर प्लस लेक से ज़्यादा है, ये कह रहा है पहला। अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। आइस कैप जो आपको पोलर क्षेत्र में जितने हैं वो
ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी रखते हैं। तो मैं आपको एक बताता हूँ एक चीज़ कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे है? ओशन में। फिर कहाँ पे है? आइस में। फिर कहाँ पे है? ग्राउंड वाटर में। फिर कहाँ पे है? लेक्स में। फिर कहाँ पे है? सॉइल मॉइस्चर में। सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। अब रिवर तो आपको बहुत नीचे चला गया, तो ये कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है कि ग्राउंड वाटर में ज़्यादा पानी है रिवर और लेक से, ग्राउंड वाटर ज़्यादा पानी है रिवर और लेक से। क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको हाँ, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा 62 का बी होगा आंसर दोस्तों। 62 का आंसर बी होगा। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आइस में जो है वो आपको ज़्यादा पानी है, लेकिन रिवर और लेक को आप मिला दोगे तो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी हो जाएगा। ग्राउंड वाटर से ज़्यादा, दोनों का मिला दोगे ना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कह रहा है ना कि रिवर और लेक में ज़्यादा पानी है देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ये डेफिनेटली ये आंसर आपको गलत हो जाएगा। दोनों को मिला दोगे तो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 62 का ओनली बी। ओनली बी, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका एनसीईआरटी में है, वो आप देख लेना, उसमें दिया हुआ है। 63 देखते हैं दोस्तों। 63 में ये कह रहा है कि मोरिंगा इज अ लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री, टर्मरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि नेटिव हो, एंडेमिक हो, ये यूपीएससी गलत करती है। ऊपर में भी एक सवाल अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये वाला सवाल देखो आप, ये वाला देखो यहाँ पे, ये यूपीएससी यहाँ गेम खेलती है। पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, यही गलत था ना, वन वाला गलत। इसका आंसर क्या था? 2, 3। यूपीएससी का आदत है ऐसा, अब पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा फिर वो रिपीट कर करके। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन को पढ़िए। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? टर्बिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। इसको काट देते हैं, चलिए इसको काट देते हैं, 2 को काट देते हैं, चलिए 2 को कटा। अब 3, 4, 5 और 1, 3, 4 में आ जाते हैं। 3, 4, 5 हो गया, 1, 3, 4 होगा। चलिए 5 पढ़िए। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टर्मरिन कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफिल। क्यों नहीं बायोफिल में इसका जो है इस्तेमाल? कैन बी यूज्ड, कितना लिबरल स्टेटमेंट है, कैन बी यूज, इस्तेमाल किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही होगा। 3, 4, 5, 3, 4, 5 स्टेटमेंट सही है। ओके, चलिए 64 देखते हैं। 64 देखते हैं। ये वाला सवाल भी ना दिमाग से बना सकते हो कि इसमें ये कह रहा है कि ब्लैक कॉटन जो है, ब्लैक कॉटन सॉइल इन इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है दोस्तों? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में वो डेक्कन प्लेट्यू को पता है, जब इंडिया ऑलरेडी जब हॉटस्पॉट से गुजर रही थी तो उसमें क्या होता है वहाँ, डेट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू वहाँ पे बना था, उस टाइम में बना था। और डेक्कन प्लेट्यू की ही वेदरिंग से जो है वहाँ पे क्या होता है, आपको ब्लैक सॉइल दिखता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल दिखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा? ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स की वजह से है, फीजर वॉल्केनिक रॉक की वजह से है, या फिर ग्रेनाइट सिक्स की वजह से है, और सेल और लाइमस्टोन की वजह से क्या होगा? फीजर वॉल्केनिक रॉक की वजह से है, ठीक है। 64 आसान क्वेश्चन था। 65 देखते हैं। अब यहाँ पे साइंस टेक आ गया है कि ये अब साइंस टेक है दोस्तों, ये आपको ना ये 2021 का पेपर हो गया ना, तो कोरोना के समय ये कोविड से रिलेटेड बहुत सारा साइंस टेक पूछा था, कोविड से रिलेटेड बहुत सारा साइंस टेक। विथ रिफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। अब इसमें क्या रहा है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई होता है, बैक्टीरिया एंड वायरस कैन यूज एज वेक्टर, बैक्टीरिया वायरस को वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। 66 इन कंटेक्स्ट ऑफ द हेरिडिटरी डिजीज, अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? पासिंग ऑन द माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। बिल्कुल ये कर सकते हैं। आपको पता है कि आप जीन को काट के हटा दो तो फिर आप कई सारे डिजीज से बन सकते हो, सुपर ह्यूमन भी बन सकते हो अगर वो चीज़ आपके साथ कर दिया जाए तो। अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम फादर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। जो बच्चा जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है वो अपनी मदर से ही लेता है, ठीक है। 66 का सी होगा। 67 एनसीईआरटी क्लास 12th, अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी क्लास 12th में ये बहुत अच्छे से मेंशन है, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 ये बहुत अच्छे से मेंशन है। ये बीटी कॉटन से रिलेटेड है, तो बीटी कॉटन से रिलेटेड इसका आंसर क्या होगा? क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ कॉपर प्लांट, क्रॉप प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सब्सटेंस, प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, इसका क्या होगा? डेवलपिंग
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये क्लास 12th में दिया हुआ है दोस्तों। 68 प्रेशर कुकर, द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड्स मेनली अपॉन, वो किसी भी डिपेंड होता है डेफिनेटली एरिया ऑफ द होल। अब एरिया ऑफ द होल बड़ा कर दो तो धीरे धीरे होगा, अब एरिया ऑफ द होल टाइट कर दो तो जल्दी कुक हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली 1 तो होगा ही होगा। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों। आप जो प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो ना, वो फूड जो कुक होता है उसको, that is not depend on the temperature of the flame, that depends upon the area and upon the weight of the lid। अगर लीड ज़्यादा भारी है तो वो जल्दी होने का चांस रहेगा, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो पाएगा। और अगर लीड अगर हल्का है तो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो खाना लेट से बनेगा। तो 1 and 3 इसका ऑप्शन होगा। एंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इज़ नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, प्रेशर और एरिया, ठीक है। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये ना, ये वाला था ना, प्रेशर इजकल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स इजकल टू एरिया इनटू प्रेशर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो तो खाना जल्दी बन रहा है, ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है ये कम्प्लीटली। 68 टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों, आप लो आंच कर दो, हाई आंच कर दो, वो खाना उसी वैल्यू में वो होगा। और एक चीज़ और कि आप जानते हो ना कि अगर आप माउंटेन पे चले जाओगे तो वहाँ आपका खाना जो है वो ठीक से पक नहीं पाएगा। रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और आप अगर आप नीचे रहोगे यहाँ पे तो खाना आपका ठीक से पचता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो हायर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो खाना आपका जल्दी पकेगा, और लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो खाना आपका लेट से पकेगा। तो ये आपका हो जाएगा। 68 देखते हैं, 69 देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि आपको आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में भी आप इसको कल्चर कर सकते हो। तो वायरस को तो कल्चर नहीं कर सकते हो, बैक्टीरिया और फंगाई को कल्चर कर सकते हो। 1 and 2 हो सकता है। ये तो आपको वायरस क्या है, डेड है, मतलब लिविंग है, सब है वो। 70 एडेनोवायरस हैव द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स, whereas the retrovirus जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कॉमन कोल्ड इन समटाइम्स काउज्ड बाय द एडेनोवायरस, whereas एड्स इज काउज्ड बाय रेट्रोवायरस। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपको सही नहीं है दोस्तों। एडेनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं, ये होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये गलत हो गया, 2 सही हो गया, तो 70 का 2 होगा। 71 देखते हैं। अब कोई भी वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन दी अदर लिक्विड ना, वाटर ये आपको पड़ेगा क्लास 7th NCERT साइंस। वाटर डिजोल्व करता है मोर सब्सटेंस को, है ना, देन अदर लिक्विड, बिकॉज इट इज़ डाइपोलर इन नेचर, इसको तो रट ही लीजिए आप। डाइपोलरिटी की वजह से ये जो है इसमें एक प्रॉपर्टी आता है। 72 देखते हैं। विथ रिफरेंस टू द स्ट्रीट लाइटिंग, अब इसमें कह रहा है कि सोडियम लैंप और एलईडी लैंप में अब इसमें अंतर बता रहा है। देखिए, सोडियम लैंप प्रोड्यूस लाइट 360 डिग्री, बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैंप, ठीक है। As street light, sodium lamp have longer life span than LED light. A spectrum of visible light from the sodium lamp is almost monochromatic, while LED lamp offers significant color advantage in street lighting. दोस्तों, LED लाइट का जो LED लैम्प का जो आपको लाइफ जो होता है ना, वो सोडियम लैम्प से ज़्यादा होता है। LED आप इसको देख सकते हो, पहले सोडियम चलता था, अब LED चलता है, तो डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ हुआ है, तो ही तो हमने LED की तरफ हमने मूव किया है ना, ठीक है। तो ये गलत हो गया, 2 गलत हो गया, तो 3 तो सही है। इसका आंसर क्या होगा? 1 भी होगा। सोडियम लैम्प जो है प्रोड्यूस करता था लाइट इन 360 डिग्री, बट इट इज़ नॉट इन केस ऑफ LED लाइट। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 and 3 होगा। 73 ACE2, ये आपको एक क्या था, एक प्रोटीन था, ये आपको कोविड-19 के समय में ना ये काफ़ी फेमस था, जब कोविड 2020 और 2021 के समय में। तो इसका आंसर क्या होगा? स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज़, इसको आप, ये आउटडेटेड हो चुका है। 74 अगेन टफ क्वेश्चन। बिस्फेनॉल बिस्फेनॉल अ काउज ऑफ द कंसर्न इज स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक। तो इसका क्या है? पॉलीकार्बोनेट।
ट्राइकोल्सोन क्या है दोस्तों? ये हार्मफुल है व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ लॉन्ग टाइम एंड इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट इन, तो क्या होगा? टॉयलेटरीज है ये। अब इसको क्या ही बोला जाए ऐसे क्वेश्चन को। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन टू एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर। लाइट ईयर में इसको कैसे, मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को जो है हमेशा लाइट ईयर में ही मेजर करते हैं, तो क्यों लाइट ईयर में मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है क्योंकि जो है वो स्टेलर बॉडीज़ में जो है वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत मैं कर सकता हूँ। क्यों दोस्तों? कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, और यूनिवर्स अगर एक्सपैंड हो रहा है तो डेफिनेटली स्टेलर बॉडीज़ में डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। ये तो गलत हो गया। ग्रेविटी ऑफ द स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज। ग्रेविटी और आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसमें कोई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस और ग्रेविटी में कोई रिलेशन नहीं बैठता है, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। तो ये दो ऑप्शन में हम अटक सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन क्या है इसको ठीक से देखते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, आपने पढ़ा होगा एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से ग्रेविटेशन चेंज होता है ना, ग्रेविटेशन वैल्यू अगर चेंज होता है ना तो लाइट जो है वहाँ पे बेंड हो जाता है, लाइट बेंड हो जाता है। तो ये भी गलत होगा। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, क्योंकि आपको ऊपर तो वैक्यूम ही है, स्पेस में वैक्यूम ही है, तो वहाँ पे क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज सेम होता है। यूपीएससी ने इसका आंसर की में क्या दिया था? आंसर ऑप्शन डी दिया था 76 का। 77 देखते हैं। ये आपको पॉलिटी क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि ब्रिटिश मॉडल जो है पार्लियामेंट जो आपको मॉडल है वो ब्रिटिश मॉडल, वो कैसे अलग है हमारे मॉडल से, ठीक है, देख लेते हैं। एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरीन, बट इन इंडिया द पावर, डेफिनेटली पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज लिमिटेड। पावर जो है पार्लियामेंट का लिमिटेड, ये तो डेफिनेटली सही होगा। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। डेफिनेटली कोई मैटर होता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सेंड किया जाता है, लेकिन ये प्रावधान आपको ब्रिटिश मॉडल में नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पावर होता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भी तो नहीं ना, वहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? 76 का क्या होगा दोस्तों? दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 78 देखते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर कमिटी सजेस्टेड दैट द मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी बी द designated solely for pursuing the subject of the administrative reforms and promoting it। इसका दोस्तों जो आंसर है ना 70 किसका, अब ये पे देखिए ये बहुत मतलब आउट ऑफ द रेंज क्वेश्चन चला गया ये 78 वाला। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, क्या है आप इसको देख लेना। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्वेश्चन को। 78 का जो आंसर हो जाएगा वो ये ओनली 2 आंसर हो जाएगा इसका, ओनली 2 हो जाएगा कि इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये देख लेना आप। चलिए देखते हैं 79 देखते हैं। राइट टू प्राइवेसी वाला है। राइट टू प्राइवेसी किस में आता है? आसान क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 80 में देखते हैं। इन इंडिया देर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कंस्टिट्यूएंसी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ये कहती है कि कोई भी कैंडिडेट ना सिर्फ 2 लोकसभा से ही इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये तो गलत हो गया आपका, 1 को तो काट ही दीजिए। अब 2 सही है, 3 देखते हैं। 2 सही है और 3 देखते हैं, ठीक है। 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा, ठीक है। चलिए 3 देखते हैं। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ द कैंडिडेट कंटेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिज और हर, मतलब इसमें ये कह रहा है कि भैया अगर एक इंसान जो है अगर वो एक से ज़्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन वो लड़ता है तो उसका जो खर्चा पानी होगा वो खुद देगा। वो नहीं, खर्चा पानी वो खुद नहीं देगा, बल्कि उसका खर्च जो उठाने वाली है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उठाएगी। तो 3 गलत हो गया, तो इसका क्या होगा? ओनली 2। 81 to 100 करना है आज, ठीक है। अब क्या कह रहा है 81 क्वेश्चन? राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर द कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। ये कह रहा है कि आपका जो राइट टू सिटी है ना ये आपका ह्यूमन राइट है, और यूएन हैबिटेट जो है इसको मॉनिटर करता है हर देश में। सेकेंड देखते हैं। राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट टू ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। तो आपको ये अधिकार जो है राइट टू सिटी से मिलता है कि आपको राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेस कर सकते हो रिक्लेम, और पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो आप सिटी में कर सकते हो, ठीक है। थर्ड देखते हैं। राइट टू सिटी मीन्स दैट दिस स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या ये तीनों स्टेटमेंट में आप ये देखो कितना सही स्टेटमेंट लिख रहा है कि आपका अगर राइट है ना,
आपका अधिकार है ना, तो अधिकार है तो फिर क्या है, आप राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेस कर सकते हो एंड पब्लिक पार्टिसिपेंट कर सकते हो। तो ये तो डेफिनेटली सही होगा दोस्तों। 2 तो होने वाला है, तो ये तो ख़त्म हो गया, 50-50 आप पहुँच गए हो, क्योंकि ये एक बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, तो ये सही होने का ज़्यादा चांस है। दूसरा देखते हैं, राइट टू सिटी इज़ एन एग्रीड ह्यूमन राइट। दोस्तों ये आपका राइट टू सिटी जो है ना, ये आपका ह्यूमन राइट नहीं है, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से काट सकते हो। तो ये क्या होगा, 1 कटेगा, तो आंसर क्या होगा 2 एंड 3। राइट टू सिटी मीन्स डेट स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस, ठीक है। चलो ट्रू देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जुडिशियल कस्टडी और हाँ, जुडिशियल कस्टडी के बारे में ये क्वेश्चन कह रहा है। हाँ देखते हैं क्या कह रहा है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि मीन्स एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉकड इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। मतलब जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के कंसर्न में उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, ना कि जेल में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रहो, आपने पढ़ा होगा कभी कि एक होता है जुडिशियल कस्टडी, एक होता है पुलिस कस्टडी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहाँ हेर फेर किया गया है। सेकंड देखते हैं, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द केस इज़ नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ मजिस्ट्रेट के अंदर इसको रखा गया है ना, तो पुलिस को डेफिनेटली जो है उसका कोर्ट का अप्रूवल लेना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। तो आप अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो है जुडिशियल कस्टडी का बात कर रहा है, लेकिन इसको पुलिस स्टेशन में रखने की बात की जा रही है। बिल्कुल ये गलत है। आप अगर जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे ना, तो आपको जेल में रखा जाएगा, पुलिस कस्टडी में अगर रहेंगे तो पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्या होगा 2 ओनली। 83 देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, वेन द प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट्स बिकम मैटर ऑफ राइट। अच्छा, पैरोल जो है प्रिजनर का जो है मैटर ऑफ राइट बनता है। दोस्तों आपने 2 चीज़ पढ़ा होगा, एक पैरोल और एक होता है बेल। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। देखिए दोस्तों, पैरोल क्या होता है, पैरोल मतलब होता है, पैरोल उनको दिया जाता है जो ऑलरेडी सज़ा काट रहे हैं और वो टेम्प्रोरी लीव लेना चाह रहे हैं। मतलब मान लो किसी को 14 साल की सज़ा हो गई है, ठीक है, और उन्होंने कुछ सज़ा काट लिया है और वो लीव लेना चाह रहे हैं, और लीव भी ना किसी ह्यूमैनिटेरियन रीजन से दिया जाता है, जैसे कि बीमारी हो गया है, इलनेस कह लो आप, या फिर कह लो कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। तो पैरोल क्या एक मैटर ऑफ राइट है, मतलब कोई भी प्रिजनर अगर पैरोल करता है तो अधिकार है, हाँ, मतलब कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत है दोस्तों। पैरोल ये कम्प्लीटली आपका जो है कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको पैरोल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब बेल का बात करते हैं। बेल क्या होता है, अरेस्ट होने के बाद टेम्प्रोरी रिलीज होता है ना, मान लो अरेस्ट हो गए हो, आपका चल ही रहा है अभी केस, तो टेम्प्रोरी जो आपको जो छुट्टी मिलेगी ना, उसको आपको बेल कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि मैटर ऑफ राइट है क्या, नहीं, पैरोल कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है अपना प्रिजनर है, पैरोल रूल्स हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो आपको सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 84 पे जाते हैं। अब ये कह रहे हैं, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज़ द नोडल एजेंसी टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006। तो इसका क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आसान क्वेश्चन था। 85 देखते हैं। 85 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन से ना, मतलब ये जब पूछा गया था ना 2021 में, ऑलरेडी यूपीपीसीएस में इसको पूछ लिया गया था। अप्रोक्सीमेटली ये 2015 या फिर 16 के आसपास ये यूपीपीएससी में पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई लॉ एग्जीक्यूटिव को अनलिमिटेड पावर दे देता है, जस्ट लाइक अनगाइडेड और अनकंट्रोल डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है, तो वो किस आर्टिकल को वायलेट करेगा, ठीक है। तो आप देख लो, अगर किसी एग्जीक्यूटिव को अनकंट्रोल पावर दे दिया जाए तो किस आर्टिकल को वायलेट करेगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो और एक आर्टिकल 32 ये कहता है कि रेमेडीज़ की बात करता है कि आप जो है अगर आपका वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और हाई कोर्ट जाने के लिए आपका 226 है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ना, ये होगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के नज़र में सब सेम है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये देख लेना, ये रिपीट भी हो सकता है।
85, 86 देखते हैं। Which of the following is an Indian polity is an essential feature that indicate its federal in character। अच्छा, फेडरल इन कैरेक्टर की चर्चा यहाँ की जा रही है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट होगा, इसका बेस्ट जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। जो क्या होगा, अगर आप फेडरल की बात करते हैं और बाकी जो दोनों ये हैं, यूनियन हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब से बेस्ट है ये जुडिशरी इज सेफगार्डेड, ठीक है दोस्तों। 87 देखते हैं, वो बेस्ट स्टेट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है। ये चारों स्टेटमेंट काफ़ी लंबा है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। स्टेट के लिए आपको 4 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो स्टेट कहा जाएगा। पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट, फिर एक सॉवरेनिटी। ये 4 चीज़ मिला करके एक स्टेट बनता है, वो बेस्ट डिफाइन होता है एक स्टेट के लिए। आप ये पढ़ोगे ना चारों स्टेटमेंट, तो ये बेस्ट 87 का ए होगा आंसर। इस चीज़ को ध्यान रखना, पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। 88 देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल बैक टू सीट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को वापस बुला सकते हैं, ठीक है, ओके। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। जैसा कि देखा, ये कह रहा है ना कि जैसे कि आर्टिकल 215 की चर्चा यहाँ की जा रही है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। हाँ वो ठीक है, अपने जजमेंट को जो है वो रिकॉर्ड करता है, फिर बाद में चेंज भी कर सकता है, तो ये चीज़ ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट ये बहुत सही है स्टेटमेंट है। 89 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, बिल्कुल सही है। भारत में सिर्फ एक सिटीजनशिप है और एक डोमिसाइल है। सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली कैन बिकम दी हेड ऑफ स्टेट। नहीं दोस्तों, ये प्रावधान यूएसए में है। यूएसए में क्या है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, इलॉन मस्क प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं कभी यूएस का। पता है रीज़न क्या है? इलॉन मस्क का जन्म जो है ना, वो आपको साउथ अफ्रीका में हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है। और आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए ना बाय बर्थ आपको जो है वहाँ का नागरिक होना पड़ेगा। इंडिया में क्या है कि नेचुरलाइजेशन के तरीके से कोई अगर सिटीजनशिप को हासिल किया है और बाय बर्थ से किसी को सिटीजनशिप हासिल है, तो आराम से वो प्रेसिडेंट बन सकता है भारत का। तो 1 तो होगा लेकिन 2 नहीं होगा, तो 2 को काट दीजिए। 3 देखते हैं। ए फॉरनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड। अब किसी फॉरनर को सिटीजनशिप दे दिया गया, तो वो किसी भी सर्कमस्टांस में उसकी सिटीजनशिप वंचित नहीं होगी। ये तो गलत हो गया ना दोस्तों, जा सकती है सिटीजनशिप। 89 का ए हो जाएगा। 90 देखते हैं। बेस्ट सेफगार्ड कौन कह रहा है कि बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी एंड इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, तो क्या होगा उसका? कमिटेड जुडिशियरी। नहीं, कमिटेड जुडिशियरी का मतलब होता है कि आप किसी एक मतलब किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो बिल्कुल गलत होगा। सेंट्रलाइजेशन पावर तो ये तो वाहियात चीज़ हो गया डेमोक्रेसी के नाम पे। इलेक्टेड गवर्नमेंट, नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट वो आपको बेस्ट सेफगार्ड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी तरीके से माध्यम से आप इलेक्ट हो सकते हो। तो सेपरेशन ऑफ पावर इज़ द बेस्ट आंसर। इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो सेपरेशन पावर होगा। 91 देखते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है क्या वायलेट करता है? तो क्या वायलेट करता है? 2 ही तो जगह आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर में, डीपीएसपी में। तो आप याद होगा ना, आर्टिकल अगर 39 आपने पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 39 का सी शायद, मुझे यहाँ तक याद है, वो कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? 91 का बी। 92 देखते हैं। पोजीशन ऑफ राइट टू द प्रॉपर्टी इन इंडिया ना, अब प्रॉपर्टी इन इंडिया को लेकर के जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? तो राइट टू प्रॉपर्टी पता है ना आपको, अभी आर्टिकल 300A में आता है। आर्टिकल 300A में आता है, इसका बेस्ट क्या होगा आंसर? इट इज़ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। हाँ ध्यान रखिएगा, ये ओनली सिटीजन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 300A में ना सिटीजन की चर्चा नहीं की गई, वो पर्सन की चर्चा की गई है, पर्सन की चर्चा की गई है, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ सिटीजन को नहीं मिलता, बल्कि लीगल राइट है, अवेलेबल टू एनी पर्सन है, ठीक है। 93 देखते हैं। अब 26 जनवरी 1950 को वो आपका जो है प्रियम्बल कैसा था? आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। तो आप सोशलिस्ट सेकुलर हटा दो, सेकुलर ख़त्म, सोशलिस्ट सेकुलर ख़त्म। ये 3 चीज़ था, SDR था ना,
सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 94 देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अब कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है आपको, कि आपको जो है गवर्नमेंट के पावर को लिमिट रखना है, ठीक है। तो 94 का डी। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 में भी आया है, 2021 में भी, फिर पता नहीं कितने स्टेट पीसीएस में आ चुका है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। लिमिट वर्ड जहाँ दिखे ना इसको मार दीजिएगा, क्योंकि काम ही है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ऑटोक्रेसी को, टोटलिटेरियनिज्म को, इसको ख़त्म करना है, बल्कि लिबरल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है। तो 94 का क्या होगा, डी होगा। 95 का क्या होगा, हल्बी हो कोई क्या है, ये आपको एक ट्राइबल लैंग्वेज है दोस्तों। हल्बी जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में ये बोला जाता है। हो जो है ये आपको जो है लैंग्वेज है, हो ट्राइब का ये लैंग्वेज है। अब मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है किस स्टेट का है। कुई जो है ये आपको आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो इसका ट्राइबल है, ट्राइबल लैंग्वेज। हो संथालन हो है ना, संथालन हो ये सब झारखंड का हो सकता है। 96 भारत रत्न जो है वो पद्म अवार्ड से रिलेटेड यहाँ चीज़ कही जा रही है कि भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड टाइटल अंडर, नहीं टाइटल नहीं है। देखिए टाइटल होता है महाराजा धीराज करके जो टाइटल मिलता था वो टाइटल सब आता है। आपकी अपनी एक्सेलेंस पे किसी चीज़ को हासिल किए होना, अपने एकेडमिक पे किसी चीज़ को हासिल किए होना, तो वो टाइटल नहीं माना जाता है। तो 1 तो गलत हो गया। हाँ इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो 1 तो गलत हो गया। पद्म अवार्ड विच वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेयर सस्पेंडेड ओनली वंस, नहीं पद्म अवार्ड एक से ज़्यादा बार सस्पेंड किया गया है। इतने वॉर जो इंडिया झेला है तो डेफिनेटली वो एक से ज़्यादा बार सस्पेंड किया गया है। नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5%, नहीं 5 इन अ पर्टिकुलर, नहीं यूजुअली जो है वो मतलब कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बट यूजुअली मतलब कि 3 लोगों को मतलब देने की बात की गई है। लेकिन इसमें जो है ना वो कभी कभी 3 से ज़्यादा भी दिया जा सकता है। जिससे मेरे ख्याल से कि 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत में देने का कोई स्टेचुरी लिमिट नहीं है, प्रैक्टिस में जो है वो बस 3 लोगों को देते हैं, ठीक है। 97 दोस्तों, 97 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, आप इसको स्किप कर सकते हो। उस तरह का करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये आपको लॉरेंस स्पोर्ट्स से भी ये था, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। बट इसमें देखो कि आप इसमें मैं ट्रिक बताता हूँ, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए ना ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे क्या, इसमें ये कह रहा है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो इंस्टीट्यूट ने दिया 2000 में। अब कौन सा स्टूडेंट सही है, देखो अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स जो है उनको फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था, ठीक है। अवार्ड जो है वो मैक्सिमम जो है दिया गया है किसको, फार्मूला 1 प्लेयर को। और यहाँ पे ये कह रहा है कि रोजर फेडरर को जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड मिला है। आप जब ये फार्मूला 1 रेसर को मैक्सिमम मतलब कि मोस्टली उन्हीं को दिया गया है, फिर ये टेनिस के जो प्लेयर हैं रोजर फेडरर, इनको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कैसे मिल सकता है। तो मतलब 2 और 3 तो साथ में हो ही नहीं सकते हैं, 2-3 साथ में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड ये हो रहा है, और ये तो किसका ज़्यादा चांस है दोस्तों, 1 और 3 का ज़्यादा चांस है। क्योंकि ये हो सकता है अमेरिकन गोल्फर को अगर पहली बार मिला है, और मोस्टली आप ये कह रहे हो फार्मूला 1 रेस को सबसे ज़्यादा बार मिला है, तो अमेरिकन गोल्फर फिर ये भी कॉन्साइड कर जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको बेस्ट होगा 1-3 के आप जा सकते हो, ठीक है। अब 32 समर ओलंपिक्स, ऑफिशियल मोटो ऑफ दिस ओलंपिक वॉज न्यू वर्ल्ड, ये गलत स्टेटमेंट है, न्यू वर्ल्ड नहीं था। और आपको स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटिंग ये सब जो है ये था, मतलब इंक्लूड किया गया था। तो 92 99 का बी होगा। 100 देखते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कह रहा है कि फाइनलिस्ट वे डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस, नहीं फाइनलिस्ट एक ही मतलब फाइनलिस्ट क्या होता है ना कि वो उसका एक अलग प्रावधान है बनने का। और न्यूजीलैंड जो है वो रैंक अहेड ऑफ इंग्लैंड, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसको आप स्पोर्ट्स को आप कितना पढ़ेगा आदमी, मतलब ठीक है। तो आप इसको चले कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में जो है 2020 को स्टार्ट करेंगे, और हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं 2025 से, और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।